राम राम एवरीबॉडी। चलो भाई आ जाओ हम लोग शुरू करें ना। कल बेटा क्लास में था तू? हम्म। चलो, कल क्या सीखा तुमने क्लास में, बताने के बारे? लिंकिंग और सीखी? क्या सीखा लिंकिंग और के बारे में? कोई ऐसे 4 या 5 पॉइंट्स बता दो। 5 पॉइंट्स ऐसे कोई बता दो जो कल तुमने क्लास में सीखे हो। हाँ, क्या सीखा? पटेल्स? मॉडल्स, हाँ ठीक है, मॉडल्स। क्या सीखा मॉडल्स में ऐसा? हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आती है, ये सीखा इसने कल। इसने कल सीखा कि हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में आती है, बढ़िया। और क्या सीखा? हेल्पिंग और मेन वर्ब के बीच में सब्जेक्ट आता है। हाँ, एडवर्ब एडजेक्टिव लगा देने से। एडजेक्टिव कहाँ पर यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं बताओ? नहीं पता ना? तो आदमी है न घर का ना घर का। रिवीजन कर लिया अगर भाई, जो पढ़ के जाते हैं 5 पॉइंट तो बता नहीं पड़ा। कल 50 बातें सीखी होंगी। खैर वो तुम अपनी जिम्मेदारी लिया करो क्लास खत्म हो जाने के बाद में कि तुम्हें रिवीजन करना है, समझना है या नहीं समझना है। लेकिन बस ये ध्यान रखना है कि अगर समझोगे नहीं तो आगे आने वाले क्लासेस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी चलो आज शुरू करते हैं दूसरे मॉडल्स। नीड और डेयर कल हमने डिस्कस कर ही लिया। पहले एक काम करते हैं, एक छोटा मॉडल होता है इसी को पहले निपटा देते हैं, यूज टू। अब देखो, यूज टू मॉडल जो होता है इसका यूज हम करते हैं किसी वर्ब के साथ में तब जब हमें यह बताना हो कि वो एक्शन पास्ट की एक हैबिट है जो प्रेजेंट में डिसकंटिन्यू हो गई। ठीक है, तो यूज टू मॉडल का यूज हम करते हैं किसी भी वर्ब के साथ में तब जब हमें यह बताना हो कि वो पास्ट का एक रेगुलर एक्शन है लेकिन अब प्रेजेंट में डिसकंटिन्यू हो गया। मतलब जब भी हम यूज टू लिखते हैं ना तो वहां पे एक तरीके से हमारा मीनिंग अंडरस्टूड होता है, बट नॉट नाउ। बट नॉट नाउ। देखो एक एग्जांपल से इसका यूज समझते हैं। दे यूज टू लिव इन दिस हाउस। अब जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारी मेन वर्ब है ना वो है लिव, और इसके साथ हमने मॉडल लिखा यूज टू। तो अगर हम यहाँ पे यूज टू ना लिखें तब तो ये प्रेजेंट का हमें फैक्ट मानना पड़ेगा, दे लिव इन दिस हाउस। लेकिन अगर हम यूज टू लिख रहे हैं ना तो हमें ये मानना चाहिए कि अब ये काम नहीं होता, ये पास्ट में रेगुलरली ऐसा होता रहा होगा। दे यूज टू लिव इन दिस हाउस बट नॉट नाउ। तो जब हम यूज टू को एज एन मॉडल यूज करते हैं तो वहां पे अंडरस्टूड मीनिंग हो जाता है बट नॉट नाउ, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। तो वैसे तो ये आसान ही होता है, बस इतना ही पता करना था, पता चल गया। फिर भी एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। दे आर यूज टू लिव इन दिस हाउस। दे आर यूज टू लिव इन दिस हाउस। अब ये वो एग्जाम्पल है जो हमें सीखना समझना है, ठीक है। हिले हुए? ये यूज टू मॉडल हो सकता है? क्यों क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता बेटा? अब तेरे अड़ोस पड़ोस में भी कोई नहीं, नहीं तो उससे पूछता। अब देखो ये यूज टू मॉडल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं। अगर ये यूज टू खुद ही मॉडल होगा तो फिर आर का तो यहाँ पे यूज गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये यूज टू मॉडल है तो फिर ये आर गलत है, और अगर ये आर सही है तो फिर ये मॉडल नहीं है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर सेंटेंस सही है तो फिर वो यूज टू मॉडल नहीं है, और अगर यूज टू मॉडल है तो फिर वो सेंटेंस गलत लिखा हुआ है।
फिलहाल में सेंटेंस वो गलत तो है ही, लेकिन यूज टू मॉडल नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और समझनी है कि जो यूज टू फ्रेज हम यूज करते हैं ना, एक तो ये मॉडल हो गया, एक ये जो यूज टू फ्रेज होती है ना, एक एडजेक्टिव फ्रेज होती है और इसका मतलब होता है अकस्टम्ड टू। अकस्टम्ड टू। तो एक तो यूज टू मॉडल हो गया, और एक ये एडजेक्टिव फ्रेज होती है यूज टू, और इसका मतलब होता है कस्टम टू। कस्टम का मतलब होता है आदी होना, अभ्यस्त होना, ऐसे कह सकते हो। तो अगर हम उस आर को वहां पे सही मान लें कि वो जो आर हमने लिखा है वो सही है, तो इस यूज टू को हमें एडजेक्टिव मानना पड़ेगा। आर हमारी लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, और ये जो यूज टू एडजेक्टिव फ्रेज है ये इस लिंकिंग वर्ब के लिए कॉम्प्लीमेंट हो गई। अब देखो होगा क्या, जब यूज टू को एडजेक्टिव मान लोगे, ठीक है, तब इसके बाद में अगर कभी कोई वर्ब लिखनी पड़े तो वो जेरेंट फॉर्म में लिखनी पड़ती है। होता क्या है, ये जो यूज टू हम एडजेक्टिव लिखते हैं, इसमें ये यूज तो एडजेक्टिव होता है, लेकिन ये टू प्रेपोजिशन होती है। जैसे हमने यूज टू को एज एन एडजेक्टिव यूज किया, तो जो यूज्ड है ना वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये है एडजेक्टिव और ये टू है प्रेपोजिशन। क्योंकि वो प्रेपोजिशन हमेशा इसके साथ लिखी जाती है, तो हम यूज टू को एक ही फ्रेज मान के ट्रीट करते हैं। मतलब हम एक ये मान के चलते हैं कि यूज टू एक ही फ्रेज है, लेकिन एक फ्रेज होती नहीं है। यूज एडजेक्टिव होता है, टू प्रेपोजिशन होती है। अब हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा कि प्रेपोजिशन जब भी हम कोई यूज करते हैं तो उसके बाद हमेशा हमें उसका ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। अब ऑब्जेक्ट होता है कोई नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन प्रोनाउन लिखोगे तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट बना के प्रीपोजिशन के साथ लिखोगे तो वो हमेशा जेरेंट फॉर्म में आएगा। अभी पहले से आसान बात है, वैसे सब जानते होगे, नहीं जानते हो तो आगे ध्यान रखना कि अगर हम कभी किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट वर्ब को बना के लिखें तो वर्ब हमेशा जेरेंट फॉर्म में लिखी जाती है। अब ध्यान से देखो, वो जो लिव हमने लिख रखा है ना वो वर्ब है। तो यूज टू जो हम फ्रेज यूज कर रहे हैं इसमें टू प्रीपोजिशन है, लिव इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो अगर हम किसी वर्ब को किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो जेरेंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और जेरेंट फॉर्म होती है वर्ब की एनजी फॉर्म, लिविंग। तो ये सेंटेंस हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, दे आर यूज टू लिविंग इन दिस हाउस। देखो फिर से समझ लो, फर्स्ट सेंटेंस में हमने यूज टू लिखा वो एडजेक्टिव है, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में जो हमने लिखा है यूज टू, उसे हम एडजेक्टिव नहीं मान सकते, क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव होता तो इससे पहले ये वर्ब नहीं लिखी होती, ठीक है। तो उसे हम एडजेक्टिव मानेंगे। और जब यूज टू एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब कस्टम टू होता है। एक तो ये ध्यान रखना, दूसरा ये ध्यान रखना कि जब भी यूज टू एडजेक्टिव होता है तो हम इसे लिंकिंग वर्ब के बाद लिखते हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट। वो लिंकिंग वर्ब या तो बी की कोई फॉर्म होती है, इज, एम, आर, वाज, वर, या फिर गेट की फॉर्म होती है, ठीक है। तो अगर हम कभी भी यूज टू को बी की फॉर्म के बाद या गेट की फॉर्म के बाद लिखें तो वो एडजेक्टिव ही होता है। उस सिचुएशन में अगर इसके बाद कभी वर्ब लिखनी पड़ जाए तो जेरेंट फॉर्म में लिखना। जेरेंट वर्ब की एनजी फॉर्म होती है जो नाउन का काम करती है। अभी अब इतनी बातें तुम्हें ध्यान रखनी है। तो यूज टू मॉडल भी होता है, यूज टू एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। अब एक डिफरेंस तो इनके ये फॉर्म में हो गया कि जब यूज टू एडजेक्टिव होता है तो हम उससे पहले बी और गेट की फॉर्म को यूज करते हैं, लिंकिंग वर्ब होती है बी और गेट की फॉर्म, ठीक है। लेकिन जब ये मॉडल होता है तो हम उससे पहले कोई फॉर्म नहीं लिखते, क्योंकि वो खुद ही हेल्पिंग वर्ब होती है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस इनके मीनिंग में भी होता है। जैसे हमने यहाँ पे लिखा दे यूज टू लिव इन दिस हाउस, तो अगर हम यूज टू का एज ए मॉडल यूज करेंगे तो यहाँ पे अंडरस्टूड मीनिंग हमारा ये हो जाएगा, बट नॉट नाउ, कि वो पहले कभी इस घर में रहते होंगे लेकिन अब नहीं रहते। अच्छा, लेकिन यहाँ पे हमने आर लिख दिया। अब ये टेंस है प्रेजेंट का, अगर टेंस प्रेजेंट का तो ये तो कह नहीं सकते कि इसका मतलब हो गया बट नॉट नाउ। यहाँ पे पता है इसका मतलब यूज टू का है अकस्टम टू। दे आर यूज टू का मतलब दे आर अकस्टम टू। तो अगर सेंटेंस में यूज टू का मतलब अकस्टम्ड टू हो तो ये एडजेक्टिव ही होता है हमेशा। दे आर अकस्टम टू लिविंग इन दिस हाउस, इसका मतलब वो उस घर में रहने के आदी हो गए, मतलब एनी हाउ उन्होंने अपने को मैनेज कर लिया। अभी एक दो क्वेश्चन तुम्हारे लिए लिखता हूँ, अपने आप सही करना। Camels are used to live without water. We used to playing chess in the evening. कौन है? हाँ? किसका? अच्छा छोड़ो। We used to playing chess in the evening. He got used to
he got used to travel by metro. I'm used to teaching, एक मिनट, I'm used to teach for long hours. ये कुछ क्वेश्चंस देखो और अपने आप सही करने की कोशिश करो. चलो, सबसे पहले सेंटेंस में यूज टू क्या है, एडजेक्टिव है मॉडल? एडजेक्टिव, ठीक है. ये आर हमने लिखा ना, ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ठीक है. ये यूज टू इसका कॉम्प्लीमेंट है. अब जब भी यूज टू एडजेक्टिव होगा तो इसका वर्ब हमेशा जेरंड फॉर्म में लिखना. अब देखो, वैसे तो इससे पहले इज एम आर लिखे होते हैं, ऐसे पता चल जाता है कि एडजेक्टिव है, नहीं तो अपना मीनिंग भी टैली करके देख लिया करो. कैमल्स आर यूज टू का मतलब कैमल्स आर अकस्टम टू, दे आर अकस्टम टू लिविंग विदाउट वाटर. तो हमें पता है इस सेंटेंस में जो हम मीनिंग कन्वे करना चाहते हैं ना, वो अकस्टम्ड टू है, ना कि बट नॉट नाउ. ऐसा नहीं कि कैमल्स अब नहीं रहते बिना पानी के, अभी वो बिना पानी के रह सकते हैं. तो ये कोई पास्ट का रेगुलर एक्शन नहीं है, ये कैमल्स की अपनी हैबिट है. तो हम यहाँ पे किसी की हैबिचुअल स्टेट डिस्क्राइब कर रहे हैं, ना कि कोई पास्ट की हैबिट. तो इस यूज टू को हम मॉडल ना मान के एडजेक्टिव ही मानेंगे, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे कस्टम टू है. नेक्स्ट में आ जाते हैं. अब अगर ये यूज टू एडजेक्टिव होता तो इससे पहले कोई ना कोई लिंकिंग वर्ब लिखी होती. अगर कोई लिंकिंग वर्ब नहीं लिखी तो फिर ये मॉडल है. अच्छा, कल हमने पढ़ा कि मॉडल्स के बाद वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में. प्ले, ये पास्ट की हैबिट है. वी यूज टू प्ले चेस इन द इवनिंग बट नॉट नाउ. नेक्स्ट में आ जाते हैं. ही गॉट यूज टू ट्रेवल बाय मेट्रो. अब ये गॉट लिंकिंग वर्ब हो गई, तो अगर हम इसके बाद यूज टू लिख रहे हैं तो ये मॉडल तो हो नहीं सकता. तो अब हम इसे एडजेक्टिव मानेंगे. ही गॉट यूज टू का मतलब ही गॉट अकस्टम टू. तो अगर ये यूज टू एडजेक्टिव हो गया और इसके बाद हमें कोई वर्ब लिखनी पड़े तो जेरेंट फॉर्म में. अब ये ट्रेवल जो है ना, ये वर्ब है, तो अगर ये वर्ब है तो इसकी जेरेंट फॉर्म यूज करो, ट्रेवलिंग. फिर उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं. आई एम यूज टू टीच फॉर लॉन्ग आवर्स. ठीक है. अब देखो, ये जो एम हमने लिखा ना, ये हमारी है मेन वर्ब, लिंकिंग वर्ब है ये. और यूज टू इसका है कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव. आई एम यूज टू का मतलब आई एम अकस्टम टू. अब व्हाट एम आई अकस्टम टू, तो इसका रिप्लाई आ गया टीचिंग. तो टीचिंग हमारा जेरेंड है, जो टू प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट हो गया. चलो एक दो सेंटेंस और भी देख लो. बेटा हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लिंकिंग वर्ब है. और हेल्पिंग वर्ब ये एम भी नहीं है. अगर इसे तो एम को हेल्पिंग वर्ब बे क्यों खांस रहे हो इतने बुड्ढो हैं? जवानी में तुम्हारी ये हालत है, खांस खांस के परेशान. ये बेटा जो आर है, एम है, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है. और ये गेट भी मेन वर्ब है, और ये लिंकिंग वर्ब है हमारी. उसने तब तक मान लिया कि गेट हेल्पिंग वर्ब हो गई. आजकल के बच्चे फूल होते हैं, खांसी जुकाम इनका कभी जाता ही नहीं है. मोमोज वोमोज मत खाया करो अगर चाहते हो ठीक रहो तो. शाम को रेडी पे खड़े होकर वहां पे मोमोज खाते रहते हो ना, ये उसी का है सब. वी यूज टू हार्ड वर्क. तुम लोगों ने अगर आजकल ध्यान दिया हो, मैं तो खैर इन चीजों पे बड़ा बारीकी से ध्यान देता हूँ. गोलगप्पे वाले जितने थे ना, सबका काम मोमोज वालों ने खत्म कर दिया. देखा कि नहीं? नहीं हो गया बेटा. जहां पे पहले गोलगप्पे वालों की भीड़ होती थी ना, अब आजकल देखो वहां पे सारे मोमोज वाले आ गए. अब कच्ची मैदा होती है, उसमें कुछ नहीं होता. आदमी बड़े चाव से खाता है.
चलो ये दो चार सेंटेंस लिखे नहीं, सही करो अपने आप। ये भी मोमोज के पास खड़ा था कल कॉर्नर में, पता नहीं खा रहा था कि बेच रहा था, क्या कर रहा था। अब देखो ये जो क्वेश्चंस है ना, इनमें यूज टू कहाँ मॉडल है कहाँ एडजेक्टिव है, वो तो तुम जान ही गए होगे। एक थोड़ी सी चीज और समझ लेना, वो जो हार्डवर्क हमने वर्ड लिखा है ना, वो नाउन होता है। हार्डवर्क का मतलब होता है मेहनत, मतलब डिलीजेंस कह लो, ठीक है। वर्क हार्ड जो है वो वर्ब है। वर्क हार्ड जो है वो वर्ब है, वो एक्शन है। वर्क हार्ड मीन्स टू डू फिजिकल वर्क, ठीक है। तो वर्क हार्ड वर्ब होती है, हार्ड वर्क नाउन होता है। हार्ड वर्क का मतलब मेहनत है, वर्क हार्ड का मतलब मेहनत करना है, ठीक है। हालांकि हमें जरूरत इन्हीं दोनों की है, लेकिन दो वर्ड और भी समझ लेना। एक हार्ड वर्किंग, आज नहीं तो कभी तो इनकी जरूरत पड़ी जाएगी। हार्ड वर्किंग जो होता है ये एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है डिलीजेंट, लेबोरियस, मेहनती। और एक वर्ड और समझ लो, हार्ड वर्कर। जब हम किसी वर्ब में ई आर या ओ आर लिख देते हैं ना, तो उसकी नाउन फॉर्म बन जाती है। तो ये जो हार्ड वर्कर हमने लिखा है ना, ये नाउन है, इसका मतलब है मेहनत करने वाला। तो हार्ड वर्क वर्ब है मेहनत, वर्क हार्ड नहीं, हार्ड वर्क नाउन है मेहनत, वर्क हार्ड वर्ब है मेहनत करना, हार्ड वर्किंग एडजेक्टिव है मेहनती, और हार्ड वर्कर नाउन है मेहनत करने वाला। अब ये तो खैर हमें पता ही चल गया कि इनमें यूज टू यहाँ पे मॉडल है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, और यहाँ पे एडजेक्टिव है, मॉडल है। तो यूज टू का तो पता चली गया, हार्ड वर्क वर्क हार्ड का भी पता चली गया। अब बस ये पता लगा लो सेंटेंसेस सही लिखे या गलत लिखे। सबसे पहला सेंटेंस सारे बताओ, सबसे पहला बताओ पहले तो, वी यूज टू हार्ड वर्क, सही है गलत? सही है गलत? सही करो। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस में जो हमने यूज टू लिखा ना, मॉडल है, उसके बाद जो हार्ड वर्क लिखा वो नाउन है। अब कल भी हमने पढ़ा कि मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होती हैं, उनके बाद हमें वर्ब लिखनी चाहिए। हार्ड वर्क नाउन है, तो वर्ब तो कोई है ही नहीं, तो ये सेंटेंस हो गया गलत। अब या तो कोई वर्ब अपने पास से लिख दो, वी यूज टू अप्रिशिएट हार्ड वर्क, डू हार्ड वर्क, लाइक हार्ड वर्क, कुछ भी लिख दो, बजाय कि उससे कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अब अगर चाहते हो कि कॉन्टेक्स्ट ना चेंज हो, तो एक काम करो, ये हार्ड वर्क जो नाउन है ना, इसी को वर्ब बना दो। इसको वर्ब बनाओगे तो लिखना पड़ेगा वर्क हार्ड। तो मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब होते हैं, उन्हें मेना मेन वर्ब के मत लिखा करो। तो इस सेंटेंस को सही करने के लिए हम लिख देंगे वी यूज टू वर्क हार्ड। अब अगला बताओ। हम्म, सही है। पड़ोसी, दूसरा सेंटेंस बता, सही है गलत? गलत है। क्या करें सही हो जाए? एनजी फॉर्म लिख देते हैं। एक क्वेश्चन देखना है यहाँ पर, उनको छोड़ो, पहले इधर आओ। ही गॉट यूज टू ईट दैट फूड। अब मान लो इस सेंटेंस में हम ईट ना लिखें, और केवल इतना लिखें ही गॉट यूज टू दैट फूड, तो सही है गलत? अगर ये सेंटेंस केवल इतना लिखा हो ही गॉट यूज टू दैट फूड, तो सही होगा या गलत होगा? सही होगा। अब देखो ये जो गॉट यूज टू हम लिख रहे हैं ना, यूज टू एडजेक्टिव है, इसमें टू प्रेपोजिशन है, और ये दैट फूड है ना, इस प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और इसका मतलब जाएगा ही इज अकस्टम टू दैट फूड, मतलब वो पर्सन उस फूड का आदी है, मतलब वही वो खाता है, उसकी आदत पड़ गई। तो अब हम क्या करेंगे, इस दैट फूड जो नाउन है ना, इसी को इस टू प्रिपरेशन का ऑब्जेक्ट मान लेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे लिख दें टू ईट दैट फूड, अब हम उस दैट फूड को इसका ऑब्जेक्ट नहीं मान पाएंगे। अब हमें ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा इस ईट को, जो कि वर्ब है। अगर हम ईट को वर्ब मानेंगे तो जेरेंट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, ईटिंग। अच्छा, अगर नहीं ईटिंग लिखेंगे तो फिर वो दैट फूड ही इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब ये जो ईटिंग है ये ऑब्जेक्ट बन गया इस यूज टू का, मतलब टू प्रेपोजिशन का, और ये जो दैट फूड है ये ऑब्जेक्ट बन गया ईटिंग का।
तो अब हमें समझना ये कि जब हम यूज टू का एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं तो उसमें टू जो होती है ना वो प्रिपोजिशन होती है, उसके बाद हमें कोई नाउन या प्रोनाउन उसका ऑब्जेक्ट बना के लिखना पड़ता है। अगर नाउन या प्रोनाउन कोई वर्ब हो तो जेरेंट फॉर्म में लिखा करो, लेकिन अगर वो पहले से ही नाउन हो तो फिर तो ऐसे ही सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सही है। नेक्स्ट में आ जाओ। हार्डवर्क लिख दें तो हाँ, हार्डवर्क वर्ब हो जाएगी। हाँ वो भी। हाँ हाँ, फिर सही हो जाएगा गलत। अब देखो जैसे ऊपर वाला सेंटेंस हमने लिखा ना वी आर यूज टू हार्ड वर्क, तो वो सही है। अगर उसी तरीके से ये लिखा होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन इसमें हमने हार्ड वर्क के बजाय वर्क हार्ड लिख दिया। अच्छा वर्क हार्ड है वर्ब, ये तो नाउन है, ये है वर्ब। अगर वर्ब को ऑब्जेक्ट बना के लिखोगे टू के बाद तो जेरेंट फॉर्म लिखनी पड़ेगी, जेरेंट फॉर्म होती है वर्किंग। तो वी आर यूज टू वर्किंग हार्ड। 10th क्वेश्चन बताओ। हाँ अब सही है, देखो यूज टू मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब आएगी, वर्क हार्ड वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म की वर्ब लिखी, ये सही हो गया। तो कुल मिला के 2 सेंटेंस सही थे, 2 गलत थे। जो गलत थे उन्हें अपना सही कर लो। चलो एक क्वेश्चन इसी बात पे फिर और देख लेते हैं। वाटर is used to treat several diseases. Water is used to treat several diseases. इसे सही करो अपने आप। हम्म, क्या है? ट्रीटमेंट। जेरेंट नहीं बन जाएगा ट्रीटिंग। फिर आगे बैठा सीखे। इसका आंसर बता बे। नहीं वो बच्चा बैठा हुआ जो। हाँ, इस क्वेश्चन को पढ़ो और ये बताए अगर ये गलत हो तो इसको क्या करने से सही हो जाएगा। अबे एक्टिंग ही करेगा कि बोलेगा भी? अब उसको बेचारा कुछ पकड़ में नहीं आ रहा, कट गई। तू बता बेटा, पड़ोसी इधर वाला। हाँ, इज तो आदमी है कि पड़ोसी? ट्रीटिंग, पड़ोसी ट्रीटिंग। अब कायदे से तो अभी तक जो हमने पढ़ा ना उसके हिसाब से ट्रीटिंग हो जाना चाहिए, लेकिन ये सेंटेंस नो एरर है, ये सही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें समझना ये मुंह बंद रखा करो। अब हमें यहाँ पे समझना ये कि सही क्यों हो गया। जब वो गलत हो गया, वहां पे हमें आईएनजी फॉर्म लिख रही है तो यहाँ भी लिखनी पड़ी। ये सही इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पे जो यूज टू है ना ये एडजेक्टिव नहीं है, ये इज यूज जो है ना ये पैसिव फॉर्म की वर्ब है। और ये जो टू ट्रीट है ये इन्फिनेटिव है। जैसा कल हमने पढ़ा था कि अगर हम मेन वर्ब के बाद कोई दूसरी वर्ब लिखेंगे तो उसको नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखना पड़ता है, तो हमने उसको क्या किया, इन्फिनेटिव बना के लिख दिया। अब देखो, यूज टू मॉडल होता है, ये पढ़ा हमने। यूज टू एडजेक्टिव होता है, ये भी पढ़ा। एक चीज और भी ध्यान देना, यूज वर्ब भी होती है। तो ये जो हमने इज यूज लिखा ना ये यूज वर्ब की पैसिव वॉइस है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा यूज टू वर्ब है कि एडजेक्टिव है, तो काम हो जाएगा ऐसे पेपर में। तो ये ध्यान रखना ही है। अगर यूज टू का मतलब अकस्टम टू हो तभी एडजेक्टिव होता है। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा वाटर इज अकस्टम टू ट्रीटिंग सेवरल डिजीज, तो हमें पता है कि हम वाटर की स्टेट नहीं डिस्क्राइब कर रहे हैं, हम उसकी हैबिचुअल स्टेट डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। ये जो यूज टू हम लिख रहे हैं ये एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि अगर ये एडजेक्टिव होगा तो इसका मतलब कस्टम टू हो जाएगा, जो कि इस सेंटेंस में गलत होगा। तो ये यूज टू एडजेक्टिव नहीं है, ये यूज हमारी पैसिव वर्ब है। ये बात समझनी अभी भले मुश्किल लग रही हो, लेकिन ये तब बड़ी आसान लगेगी जब हम इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करके लिख देंगे। वी यूज वाटर टू ट्रीट सेवरल डिजीजेस।
अब जब हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे तो ये देखो यूज वर्ब हमारी हो गई एक्टिव वॉइस की, और ये वाटर इस वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये टू ट्रीट है ये इन्फिनेटिव हो गया। मेन वर्ब के अलावा जितनी भी सेंटेंस में वर्ब होती हैं फिर हमें नॉन फाइनाइट फॉर्म में लिखनी पड़ती हैं। तो वी यूज वाटर टू ट्रीट जो सेवरल डिजीज है ना, ये हमारी वर्ब है एक्टिव वॉइस की यूज। अब जब हम इस वर्ब को पैसिव बनाएंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वाटर वो इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, और इस वर्ब की पैसिव वॉइस हमें लिखनी पड़ेगी थर्ड फॉर्म में बी की फॉर्म के साथ। तो इसकी पैसिव फॉर्म ये बन जाएगी इज यूज्ड। अच्छा, जो इसके ऑब्जेक्ट के बाद लिखा गया इन्फिनेटिव था, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, वो इन्फिनेटिव खिसक के इसके पास आ गया और हम कंफ्यूज हो गए। तो ये अपना ध्यान देना है कि यूज टू हमेशा एडजेक्टिव नहीं होता, यूज टू एडजेक्टिव तभी होता है जब इसका मतलब अकस्टम टू हो, नहीं तो ये मॉडल ये वर्ब भी होता है पैसिव वॉइस का। तो अगर हम कभी इज एम आर के साथ में या वॉज वर्ब के साथ में यूज टू लिखें तो एक बार थोड़ा सा वहां पे सेंस भी अप्लाई करके देख लेना क्या वास्तव में वो एडजेक्टिव है। अगर उसका मतलब कस्टम टू है तो वो एडजेक्टिव है, नहीं तो हो सकता है वो पैसिव वॉइस की वर्ब हो। अच्छा, गेट के साथ जब भी यूज टू लिखा होता है तो वो हमेशा एडजेक्टिव भी होता है। अगर हम गेट के साथ कभी भी यूज टू लिखेंगे तो वो हमेशा एडजेक्टिव ही होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और देखो, 12 हो गया 13th। कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स। अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा कैमल्स आर यूज्ड टू कैरी हैवी लोड्स, सही है गलत? इस यूज्ड टू का मतलब अकस्टम टू है क्या? नहीं, ये असल में पैसिव वर्ब है। आर यूज जो है ये पैसिव वर्ब है, ठीक है, और ये टू कैरी इन्फिनेटिव है। जब हम इसको एक्टिव फॉर्म में लिखेंगे ना तो ये ऐसे हो जाएगा, वी यूज कैमल्स टू कैरी हैवी लोड्स। तो ऐसा नहीं है कि यूज टू जब भी लिखा होगा तो उसके बाद वर्ब हमेशा जेरेंट फॉर्म में लिखोगे, अगर वो एडजेक्टिव होगा तो लिखना, और ये एडजेक्टिव तभी होता है जब इसका मतलब कस्टम टू हो, नहीं तो ये वर्ब भी हो सकता है पैसिव वॉइस का। तो एक तो ये बातें ध्यान रखोगे जो समझाएंगे। एक छोटी सी चीज यहाँ पे चाहे अपनी और समझ लेना है कि ये जो इन्फिनेटिव होते हैं वैसे तो इनके कई यूजेस होते हैं सेंटेंस में, लेकिन यहाँ पे इन सेंटेंसेस को समझने के लिए जो हमारे लिए काम आएगा यूज, वो देखो क्या है। वी स्टडी टू पास। तो जो स्टडी हमने लिखा ना, ये मेन वर्ब है, ठीक है, और ये जो टू पास हमने लिखा है ये इन्फिनेटिव है। अगर हम ध्यान से ये देखें कि इस इन्फिनेटिव का इस सेंटेंस में हम यूज कर क्यों रहे हैं, ठीक है, तो पता चलेगा उसका यूज किया जा रहा है पर्पस को रेफर करने के लिए। वी स्टडी वाई, वाई डू वी स्टडी। तो ये जो टू स्टडी है ना, टू पास है, ये वाई का रिप्लाई है, मतलब ये इन्फिनेटिव यहाँ पर मेन वर्ब के पर्पस को रेफर कर रहा है कि ये जो काम स्टडी का किया जाता है तो इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस है पास होना। तो अगर कभी ऐसा लगे कि जो हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख रहे हैं वो वाई का रिप्लाई है और पर्पस शो कर रहा है, तो फिर वो हमेशा इन्फिनेटिव होता है। ऐसे देखो, जैसे हमने लिखा वी यूज वाटर, वाई डू वी यूज वाटर, तो ये वाई का रिप्लाई आ गया टू ट्रीट, तो ये इन्फिनेटिव है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे लिखा वाटर इज यूज्ड, वाई इज इट यूज्ड, तो वाई का रिप्लाई आ गया टू ट्रीट, तो ये इन्फिनेटिव है। अगर ये टू ट्रीट इन्फिनेटिव है तो फिर ये इज यूज जो है ना पैसिव वर्ब हो गई अपने आप। अब यहाँ पे देखो, जैसे हमने लिखा था कैमल्स आर यूज टू लिव विदाउट वाटर, ठीक है, तो ये टू लिव क्या वाई का रिप्लाई था? कैमल्स आर यूज्ड, वाई आर दे यूज्ड है? अभी ये टू लिव क्या वाई का रिप्लाई था? तो फिर, तो अगर ये y का रिप्लाई होता तो हम इसे भी इन्फिनेटिव मान लेते हैं, क्योंकि ये y का रिप्लाई नहीं है तो ये इन्फिनेटिव नहीं है। अगर ये इन्फिनेटिव नहीं है तो फिर इसका मतलब ये जो टू है ना वो लिव के साथ नहीं होके यूज्ड के साथ है, तो अगर ये यूज्ड के साथ टू यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, तो हमने जेरेंट फॉर्म लिख दिया। अब यहाँ पे देखो कैमल्स आर यूज्ड, व्हाई आर दे यूज्ड? टू कैरी हैवी लोड्स। तो जो टू कैरी हमने इन्फिनेटिव यूज किया ना, ये हमारे उस काम को करने का पर्पस बता रहा है, वाई का रिप्लाई, तो ये इन्फिनेटिव है। अगर टू कैरी इन्फिनेटिव है तो इसका मतलब जो आर यूज है ना, ये हमारी वर्ब है पैसिव वॉइस की। तो कई तरीके होते हैं जो तुम्हें समझ में आ जाए, जो तुम्हारा मतलब साथ दे समझ, उसको अपना समझ लेना। तो अगर वो जो टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ने लिखी वो वाई का रिप्लाई है तो वो इन्फिनेटिव है, ठीक है। अगर यूज टू का मतलब अकस्टम टू है तो वो एडजेक्टिव है। अगर उस वर्ब का पैसिव से एक्टिव बन सकता है तो फिर तो भी वो मतलब पैसिव है। अब जैसे ये वर्ब जो है ना, हमने ये पैसिव थी तो हमने इसका एक्टिव बना लिया यूज। ये वर्ब जो हमारी पैसिव थी इसका भी हमने एक्टिव बना लिया, लेकिन इनका देखो नहीं बनेगा, इसका एक्टिव नहीं बना पाओगे। अगर ऐसे लिखना चाहोगे वी यूज कैमल्स टू लिव विदाउट वाटर, तो ये गलत हो जाएगा।
तो अगर लगे कि वो जो पैसिव वर्ब हमें लिख रही है उसका अगर हम चाहें तो एक्टिव बना सकते हैं, तो समझ जाना कि वो पैसिव वर्ब है, ठीक है। मतलब इनमें से जो तरीका तुम्हें समझ में आए वो अपना यूज कर लेना। कुल मिला के बात ये कि यूज टू पे बेस इस तरीके के यूजेस हमारे पेपर में आते हैं। नेक्स्ट मॉडल्स लिखो कैन एंड में। अब देखो कैन और में जो मॉडल्स होते हैं इनका यूज हम करते हैं सेंटेंस में। कैन का यूज तो खैर करते हैं एबिलिटी या स्ट्रेंथ किसी पर्सन की एक्सप्रेस करने के लिए, और इसका मतलब होता है वन इज एबल टू। और ये एबिलिटी किसी पर्सन की या स्ट्रेंथ या कैपेसिटी शो करने के लिए यूज किया जाता है। में जो होता है इसका मतलब होता है इट इज पॉसिबल, और इसका यूज हम किसी काम के होने या नहीं होने की पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। तो मे एक्सप्रेसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ सम एक्शन, कैन एक्सप्रेसेस द एबिलिटी ऑफ समबडी। तो वो एबिलिटी के लिए यूज होता है और ये पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है। इसमें क्या लिखूं कैन या में? हाँ, दोनों कैसे लिख दोगे? हाँ, दोनों में से कोई एक कहा करो। ये कहो कि दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों क्यों लिख दोगे? फर्क पड़ता है ना इससे। चलो खैर दोनों में से कोई भी लिख दिया, तो आंसर तो खैर यही है कि हम कैन भी लिख सकते हैं, मे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे कैन लिख दो चाहे मे लिख दो, ठीक है। दोनों में से कोई भी लिखोगे सही माना जाएगा। अगर हम इसमें कैन लिखेंगे मे लिखेंगे तो दोनों बार में मीनिंग सेम होगा या अलग अलग होगा? अब वो क्या अलग अलग होगा ये बताएगा, बाकी चुप रहने ये बताएगा। अगर हम लिखते हैं दे कैन हेल्प यू तो हमारा लिसनर क्या समझे कि हमने क्या बता दिया, और अगर हम कहते हैं कि दे में हेल्प यू तो लिसनर फिर क्या समझे कि हमने क्या बता दिया? हाँ, ये तो यही ट्रांसलेशन हो गया इसको, ये तो सेम ट्रांसलेशन करके बता दिया। प्रैक्टिकल डिफरेंस बताओ नहीं। So should that the listener get satisfied whether he will get the help or not? अगर हम अपने लिसनर से ही कहते हैं दे कैन हेल्प यू, तो वो जो हमारे लिसनर है शुड ही गेट सेटिस्फाइड दैट ही विल गेट द हेल्प। अच्छा, अब मैं लिख दें तो मतलब चांस नहीं है हेल्प मिलने का। देखो, अगर हम कैन लिख दें तो इसमें कोई चांस नहीं मदद, मतलब उससे ये पता नहीं चलता मदद होगी या नहीं होगी। कैन जो है वो बस ये शो करता है कि दिस पर्सन हैज द एबिलिटी, इसमें एबिलिटी है काम करने की। लेकिन एक चीज देखो, क्या अगर किसी पर्सन में एबिलिटी हो तो उस काम को करता है हमेशा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता। देयर आर मैनी पीपल दे हैव पोटेंशियल, दे वेस्ट देयर पोटेंशियल, वो अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर लेते हैं, सोते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, गपशप करते रहते हैं, दोस्ती दुश्मनी निभाते रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो अगर हम कैन लिख रहे हैं ना, इट मींस द पर्सन हैज गॉट द एबिलिटी। लेकिन अब वो करेगा या नहीं करेगा वो कैन से पता नहीं चलता। मतलब कैन इस चीज को बिल्कुल भी रेफर नहीं करता कि वो काम होगा या नहीं होगा। वो बताने के लिए फिर हमें मॉडल चेंज करके मे यूज करना पड़ता है। तो अगर हम मे लिख रहे हैं तो इसका मतलब इट इज पॉसिबल दैट ही हेल्प यू, है तो ये पॉसिबिलिटी कि वो तुम्हारी मदद करेंगे, मतलब सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन जब हम कैन लिखेंगे तो वो पॉसिबिलिटी भी नहीं है, वो केवल एबिलिटी है। तो कैन से बस ये पता चलता है कि द पर्सन हैज द एबिलिटी। अब वो करेगा या नहीं करेगा ये बताने के लिए हमें मे लिखना पड़ता है। तो अगर हम मे लिखेंगे तब तो हमारे लिसनर को ये समझना चाहिए कि हाँ उसकी मदद होने के चांस है, ठीक है। कैन से उसको बिल्कुल भी ये नहीं समझना चाहिए कि कोई चांस है उसकी मदद होने के, ठीक है। होता क्या है कि जो कैन हम यूज करते हैं ये यूज होता है सब्जेक्ट के रेफरेंस में, मे यूज होता है एक्शन के रेफरेंस में। तो जो मे होता है दैट रेफर्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ द और पॉसिबिलिटी ऑफ सम एक्शन, कैन रेफर्स द एबिलिटी ऑफ सम पर्सन। तो ये होता है।
अगर हम मे लिखेंगे तब उसको ये मानना चाहिए कि मदद हो सकती है, कैन लिखने से उसको ऐसा नहीं मान लेना चाहिए कि मदद हो सकती है, क्योंकि वो काम के होने को रेफर नहीं कर रहा, वो पर्सन की एबिलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है। अब खैर इस सिचुएशन में तो जो चाहे लिखो, चाहे कैन लिखो चाहे मे लिखो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर अब हम उसकी एबिलिटी भी जस्टिफाई कर सकते हैं और पॉसिबिलिटी भी जस्टिफाई कर सकते हैं। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होता, कई बार सिचुएशन क्लियर कट होती है तो वहां पे हम कोई एक ही यूज कर पाते हैं, जैसे कि अब ये दो क्वेश्चन देखो, इफ यू रिक्वेस्ट देम दे डैश हेल्प यू, व्हाट आर वी रेफरिंग टू, एबिलिटी ऑफ समबडी और पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, पॉसिबिलिटी। अब देखो ये जो हमने लिखा है ना, इफ यू रिक्वेस्ट देम, ठीक है, तो ये कंडीशन है। अगर हम किसी पर्सन से रिक्वेस्ट करें तो क्या होगा, हम ये बता रहे हैं। अगर हम किसी पर्सन से रिक्वेस्ट करें तो क्या उसमें एबिलिटी आ जाएगी? अरे किसी पर्सन के पास में 2 रुपए भी नहीं है और हमने जाके उससे 100 रुपए मांग दिया, तो उसमें आ जाएगी एबिलिटी? नहीं, एबिलिटी एबिलिटी किसी से नहीं आ जाती, ठीक है। तो हमारे रिक्वेस्ट करने से उसमें ना एबिलिटी आ जाएगी ना ही चली जाएगी। तो ये जो रेफरेंस है वो एबिलिटी का नहीं, वो काम के होने की पॉसिबिलिटी का है। अब वैसे वो हमारी मदद नहीं करता, मान लो हमने जाके उससे कहा तो मैं, तो इस सिचुएशन में हम केवल मे लिख पाएंगे, दे में हेल्प यू। उसमें हम दे में हेल्प यू, दे कैन हेल्प यू कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पे हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट है, तो जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में ये पॉसिबिलिटी है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ना कि एबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी के मे लिख दो। अब यहाँ जाओ, ही डज स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग या एबिलिटी ऑफ समबडी? एबिलिटी ऑफ समबडी। तो अगर ये एबिलिटी ऑफ समबडी है तो कैन लिख दो। फोर्थ क्वेश्चन, वॉक फास्ट or else we can get late today. Walk fast or else we can get late today. Verbs may be, ये छोड़ो, he can be a basketball player as he is tall like a mule. ये वाला पेपर क्वेश्चन में है, मतलब ये वाला क्वेश्चन पेपर में है फिफ्थ, ठीक है। फोर्थ में अपनी तरफ से लिख रहा हूं। गेटिंग लेट क्या है, एबिलिटी ऑफ आर्स या पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग? ये पॉसिबिलिटी है, मतलब ये गेटिंग लेट, लेट होना एबिलिटी किसी की नहीं होती, तो ये एबिलिटी ना होकर एक पॉसिबिलिटी है कि अगर तेज नहीं गए तो ऐसा पॉसिबल है कि हम लेट हो जाएं। सो व्हेन वी हैव टू रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ सम एक्शन देन यूज में। अब इसमें जो, अब देखो वैसे एक चीज तो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये जो पेपर में क्वेश्चन आया ना, तो प्रीवियस ईयर की बुक्स में छपा हुआ है। हाँ, इसका कुछ बुक्स में इसका आंसर दे रखा है कि म्यूल की जगह हॉर्स आएगा, ठीक है। उनका आंसर ये कि म्यूल की जगह हॉर्स आएगा। अच्छा, लॉजिक भी है उनका, देहाती लोग हैं क्या बताओ उन्हें, तो उनका अपना लॉजिक भी है। लॉजिक उनका ये कि जो म्यूल होता है ना, उसकी हाइट कम होती है और हॉर्स की हाइट ज्यादा होती है, तो अगर हम किसी की हाइट का कंपेरिजन कर रहे हैं तो हॉर्स से करेंगे। तो उनका अपना लॉजिक है। अब वो है सजर हिले हुए, ठीक है। ये इंग्लिश सीखने वाले और इंग्लिश सिखा, मतलब इंग्लिश की बात नहीं, इंग्लिश चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं इसलिए कह रहा हूँ, लैंग्वेज सीखने और सिखाने वाले को ना सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि लोग क्या होते हैं, उनके दिमाग में जो आता है ना उसी को जबरदस्ती जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये यही तरीका होता है कि जैसे लोगों ने वहां पे म्यूल की जगह हॉर्स लिख दिया, एक, हालांकि वो फिक्शन है लेकिन तुम लोगों ने कहानी वगैरह पढ़ी होगी गुलीवर की, पढ़ी। एक जगह वो पहुंच जाता है जिस जगह का नाम होता है लिलीपुटियन, लिलीपुटियन होता है जगह का नाम। तो वहां पे क्या होता है, इंसान इतने छोटे छोटे होते हैं, इंचेस में छोटे छोटे, ठीक है। तो वहां पे जो घोड़े होते हैं या ऊंट होते हैं वो भी छोटे छोटे होते हैं। अब बताओ कैसे प्रूव करोगे इस बात को?
तो लोग इतने सब्जेक्टिव होते हैं, लैंग्वेज पढ़ेंगे, सीखेंगे लैंग्वेज, सिखाएंगे लैंग्वेज, लेकिन होके सब्जेक्टिव सीखेंगे। तो इस वजह से होता क्या है, उनके सारी पढ़ाई लिखाई जो होती है ना वो एक दिन बेकार चली जाती है। मतलब जब वो पढ़ते रहते हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन पढ़ना बंद करते हैं उन्हें लगता है कि सब बराबर हो गया, कि जहां से चले तो वहीं पे आ गए। हमें ये बातें नहीं एज्यूम करनी चाहिए, पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। लैंग्वेज का मतलब है आप पॉसिबिलिटी ओपन लेके चलो, आप थर्ड पार्टी बन के तब चीजों को चेक करो, आप ऑब्जेक्टिव होकर चीजों को देखो, बीच में इन्वॉल्व ना हो जाओ। तो वो लिलीपुटियन जगह होती है ना, वहां पे हॉर्सेज इतने छोटे छोटे हैं, कैमल्स भी इतने छोटे छोटे हैं। अब मान लो अगर वहीं की बात हो रही तो क्या कर लोगे? ठीक है, लेकिन इतनी जब सोच हो, इतना जब सोच पाए, वो सोचेगा ही नहीं इतना। या मैं एक दूसरा एग्जांपल तुम्हें देता हूँ। हमारे गांव में शहतूत के पेड़ होते हैं, ठीक है, इतने बड़े। दिल्ली में होते हैं इतने बड़े। दिल्ली में देखे शहतूत के पेड़? नहीं देखे? चलो तुम तो देहाती हो, खैर। बड़े होते हैं कंपेटिवली, गांव में जो होते हैं उनके मुकाबले यहाँ पे बड़े होते हैं। गांव में नहीं उतने बड़े होते हैं, हमारे यहाँ तो खैर नहीं होते, ठीक है। कहीं पे खरबूजा होते हैं छोटे छोटे, कहीं खरबूजे बहुत बड़े होते हैं, ठीक है। अब बेवकूफ आदमी होता है, वो ये सोचता है कि जो हम जानते हैं बस वही सच है, बाकी सब झूठ है। अरे भैया, तुम्हारे यहाँ म्यूल छोटे होते होंगे, हो सकता है जहां की बात कही जा रही है वहां ना छोटे होते हो, लेकिन उसने मान लिया नहीं, ये बात हमसे कही जा रही, वो सेकंड पार्टी बन गया बीच में। हम सेकंड पार्टी नहीं होते, हम लर्नर हैं, हम थर्ड पार्टी हैं, ठीक है। हमें हर एक चीज को ये मान के चेक करना चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसा पॉसिबल है। तो उस हिसाब से देखें तो वो कोई एरर है नहीं। हो सकता है किसी जगह पे म्यूल ही काफी लंबे होते हो, ठीक है, तो म्यूल से ही कंपेरिजन कर दिया, नहीं हॉर्स से कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे ये अच्छा, एक चीज और बताता हूँ, अगर जब तुम लोग बुक्स पढ़ते हो ना अलग अलग, तो हो सकता है तुम में से किसी को ऐसी बुक भी मिल जाए जिसमें कैमल लिखा हो। कैमल भी लिखा है एक बुक में, मुझे उसका टाइटल याद नहीं है, लेकिन लिखा कैमल भी है। इतने हिले हुए लोग होते हैं। अब देखो, ये जो सेंटेंस हमने लिखा ना, ही कैन बी अ बास्केटबॉल प्लेयर, ये एक स्टेटमेंट हो गया। हमने कहा कि ही कैन बी अ बास्केटबॉल प्लेयर। अच्छा, ये बात कहने के पीछे हमारा लॉजिक क्या है, वो हम ये स्टेटमेंट के साथ बता रहे हैं। एज जो होता है ना, इसका मतलब बिकॉज होता है। तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, एज ही इज टॉल लाइक अ म्यूल, ये क्लॉज इस स्टेटमेंट का जस्टिफिकेशन है, मतलब उसके थ्रू हम इस बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। हमारा लॉजिक ये कि वो ही इज टॉल लाइक अ म्यूल, तभी हम ये बात कह रहे हैं। तो अगर हम उस वजह से ये बात कह रहे हैं, तो ये फैक्ट हुआ या गेस हुआ? ये तो हमारा गेस हो गया, उस बेसिस पर हम ऐसा गेस कर रहे हैं, हो सकता है वो ना भी हो। अब बड़ी सीधी सी बात, व्हेन यू हैव टू रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग देन यूज में। जब किसी काम के पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करना हो तो मे लिखा करो। जब किसी पर्सन की एबिलिटी को एक्सप्रेस करना हो तो कैन लिखा करो। यहाँ पे ये एबिलिटी हो नहीं सकती। एबिलिटी नहीं होने की सबसे बड़ी वजह ये, जो कि जो वो मेन वर्ब है ना, वो स्टेटिव वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है बी। तो अगर वो लिंकिंग वर्ब है तो उसमें कोई एक्शन तो है ही नहीं, जब एक्शन ही नहीं है तो इसमें एबिलिटी भी नहीं है। तो लाख वजह ये हो सकती है, मतलब कई तरीके से इस बात को प्रूव किया जा सकता है कि यहाँ पे कैन गलत है, में सही। लेकिन वो तब तक उसने जब हॉर्स लिखवा ही दिया, अब क्या करोगे? तब तक उसने कह ही दिया हॉर्स लिखो। खैर, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। हाँ भैया। उससे क्या रिलेट करोगे, क्या रिलेट क्या करोगे उससे? तो इमेजिनरी के लिए इसमें क्यों लिखोगे? लाइक से पता तो चल ही रहा है कि कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये दोनों अलग अलग ही होंगे। भाई अगर हम लिख रहे हैं ही इज टॉल लाइक अ म्यूल, तो इसका मतलब ये थोड़ी हम उसे म्यूल थोड़ी कह रहे हैं, हम तो उसके जैसा माइज कह रहे हैं। तो ये तो हम पहले से ही मान के चल रहे हैं कि ही और म्यूल दो अलग अलग लोग हैं, सेम नहीं है। तू कुछ नशा पानी तो नहीं करता बे? हैं? क्लास में डिस्टर्ब करता रहता है। एक ऐसे छोटा सा चुटकुला बताता हूँ, मुझे याद आ गया। एक रैबिट था, खरगोश। तो वो कहीं जा रहा था, रास्ते में उसको कि भालू मिला, ठीक है। और वो भालू क्या कर रहा था, अपनी चिलम विलम भर रहा था, ठीक है। चिलम भर रहा था, पीने की तैयारी कर रहा था। एक दो कस लगा लिया उसने, तब तक वो रैबिट आया। तो उसने कहा, अरे भालू दादा, ये क्या कर रहे हो? ये नशा पानी नहीं करना चाहिए, इसका बच्चों पे बड़ा नुकसान होता है, बच्चे बिगड़ जाते हैं, बच्चों की हेल्थ खराब हो जाती है, पैसा भी खराब होता है, बेइज्जती भी होती है, ठीक है। कुल मिला के तो सबको ही पता है, देखो स्मोकिंग और अल्कोहल में कोई फायदे की चीज तो है नहीं। शरीर को भी नुकसान, पैसे जेब को भी नुकसान। और अगर कुछ अच्छे लोगों के बीच में रहते हो तो बेइज्जती और होती है। आदमी सोचता है पुड़िया खाता है, शराब पीता है, ठीक है। और अपने जैसों के बीच में रहते हो तब तो खैर कुछ नहीं। तो खाने पीने से तो हर तरीके का नुकसान ही होता है। तो बेयर को उसकी बात समझ में आ गई। उसने कहा, भाई खरगोश, तूने है तो छोटा, लेकिन तूने बात बड़ी अच्छी करी। तो उसने कहा, चलो छोड़ दो। उसने अपनी चिल्लम विलम तोड़ दी, फेंक दी। तो उसने कहा रैबिट ने कि चलो हम लोग अब पूरे जंगल को सुधार देंगे, ठीक है। तो बियर भी उसके साथ चल दिया, आगे गए। उनको कहीं पे कोई भेड़िया वुल्फ वगैरह मिल गया, वो भी अपना सिगरेट वगैरह निकाल के चला रहा था, ठीक है। तो इन्होंने समझाया उसे, उन्होंने कहा, अरे भैया, ये स्मोकिंग से तो ये जो हमारे लंग्स होते हैं इनमें तार बन जाता है पूरा, ठीक है, और खांसी आने लगती है,
जो क्लास में ज्यादा खांसते हैं इन पे भी मुझे डाउट होता है। उसने कहा था खांसी आने लगती है, दुनिया के नाटक गिना दिया उसको, तो उसने बोल भी निकाल लो यार तुम पीछे पड़े, उसने भी सिगरेट फेंक दी। उसने कहा चलो बाकियों को भी सुधारते हैं, फिर वो आगे गए। फिर एलिफेंट मिला, वो भी अपने को हुक्का हुक्का भर रहा होगा, ठीक, उसको भी समझाया उन्होंने, ठीक है, वो भी साथ में इनके हो लिया। फिर आगे गए, टाइगर मिला, टाइगर भी अपनी तैयारी में था, ठीक है, बोतल वोतल खोल के बैठ गया था। ये पहुंच गया, सारी पूरी पार्टी, इन्होंने समझाया अरे ये क्या कर रहे हो, ये तो माँ बाप है, ऐसे नहीं करो, ये फलाना है ढिमकाना है दुनिया का, ठीक है। एलिफेंट ने समझाया टाइगर को सारा कि बड़ा नुकसान की चीज होती है, नशा वशा तो नहीं करना चाहिए आदमी को कैसे भी, ठीक है। तो उसने, टाइगर ने कहा कि तुम सबको ये बात बताई किसने, इसने, रैबिट ने। उसने कहा इसी ने बताई, यही सभी हमको ज्ञान दे रहा है। कह रहा है जब ये जिस दिन भांग की गोली खा लेता है ऐसे ही परेशान करता है लोगों को। तो उसने तो उसने, टाइगर ने उसकी कहानी बताई, उसने कहा एक दिन इसने भांग की गोली खा ली और मुझे भी इसी तरीके से परेशान करता रहा जैसे तुम्हें कर रहा है, ठीक है। तो उसने कहा ये कहीं सुधरा नहीं गया, इसने भांग खा ली है, ये दूसरों को ज्ञान बांट रहा है, ठीक, छोड़ो इसका पीछा। ऐसी कहानी होती है। तो जो भांग खा लेता है तो फिर दूसरों को परेशान करने निकल लेता है। खैर अगला क्वेश्चन देखो। verbs may be categorized into two groups, transitive and intransitive. अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, वर्ब्स में बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। अब ये जो 6 क्वेश्चन है ना, इसको सही करने से पहले एक क्वेश्चन हम लोग और डिस्कस कर लेते हैं। इट कैन रेन टू नाइट। अभी जो सेंटेंस हमने लिखा, इट कैन रेन टू नाइट, ये क्या है, एबिलिटी ऑफ समबडी या पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग? पॉसिबिलिटी है। तो ये जो स्टेटमेंट है ना, इसमें कोई डूअर तो है ही नहीं। तो अगर कोई डूअर नहीं है तो फिर यहाँ पे किसी में एबिलिटी की तो बात ही नहीं, जब कोई डूअर ही नहीं तो एबिलिटी किस चीज की? तो ये एक्चुअल में पॉसिबिलिटी है जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो अगर पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं तो फिर हमें यहाँ पे कैन नहीं में लिखना चाहिए। तो खैर ये तो सिंपल है, इट में रेन टू नाइट आ गया। अब इसी सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके ऐसे लिख देते हैं, इट कांट रेन टू नाइट। अब सही है गलत है? अब सही या गलत? अब ये सही है। अब सोचने वाली बात है कि अगर हम कैन रेन टू नाइट लिख रहे हैं तो गलत हो जा रहा, कांट रेन टू नाइट लिख रहे हैं तो सही हो जा रहा। अब इसको अगर हमें प्रूव करना है तो इसको जस्टिफाई करने के लिए जो ये बायात टाइप की किताबें होती हैं उसमें इसका जस्टिफिकेशन ये लिख देते हैं कि नेगेटिव पॉसिबिलिटी के लिए कैन नॉट यूज हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव के लिए मे ही यूज करना पड़ेगा। लेकिन एक सोचने वाली बात है, क्या पॉसिबिलिटी नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकती है? अरे क्या पॉसिबिलिटी नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती भाई? पॉसिबिलिटी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती है। अच्छा, अब एक चीज सोचो, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव हो जाएगी तो फिर पॉसिबिलिटी कहां रहेगी? अब अगर हाँ ना में कैटेगराइज कर लिया तो पॉसिबिलिटी कहां रही, फिर तो फैक्ट नहीं हो गया। तो एक्चुअल में जो पॉसिबिलिटी होती है ना, हम उसको पॉजिटिव या नेगेटिव के मतलब पोल्स पे कैटेगराइज नहीं कर सकते, हम उसकी पोलरिटी शो नहीं कर सकते कि पॉजिटिव या नेगेटिव है। क्योंकि अगर वो पॉसिबिलिटी है तो इसका मतलब वो कुछ भी है, और अगर वो पॉजिटिव या नेगेटिव है तो फिर इसका मतलब वो पॉसिबिलिटी का है कि। तो सबसे पहली चीज समझना है, जो हम कैन नॉट लिख रहे हैं नेगेटिव पॉसिबिलिटी नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है। ये है इम्पॉसिबिलिटी, ना ये नेगेटिव पॉसिबिलिटी है, ना ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है, इम्पॉसिबिलिटी। और यहाँ पे समझना ये कि जो मस्ट होता है, ठीक है, कैन नॉट उसका एंटोनिम होता है। मतलब अगर कोई काम ऐसा है जो कि मतलब हमें लग रहा है कि ये जरूर होगा, सर्टेन है, तो मस्ट लिखो। नहीं होना उसका सर्टेन है, हालांकि मस्ट हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अगर किसी काम का होना सर्टेन है तो मस्ट, नहीं होना सर्टेन है तो कैन नॉट। तो ये जो कैन नॉट होता है ना, ये मस्ट का एंटोनिम होता है, और ये इम्पॉसिबिलिटी शो करता है, पॉसिबिलिटी नहीं। एक तरीका। दूसरा तरीका देखो, समझ लेते हैं। मान लो हमने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा,
ही में डू इट और ही में नॉट डू इट। ही मे डू इट और ही मे नॉट डू इट। ब्लैक शर्ट, बेटा इन दोनों का मीनिंग सेम है अलग अलग? सेम है। पड़ोसी जगह, पड़ोसी, इन दोनों का मीनिंग सेम है अलग अलग? सेम है। पढ़े लिखे बच्चे आने लग गए आजकल मेरे पास। आगे बैठा उस जगह, इन दोनों का मीनिंग सेम है अलग अलग? हाँ। अबे सेम है अलग अलग? क्या अलग अलग बता। अगर हम लिखते हैं ही मे डू इट तो क्या समझे हमारा लिसनर कि हमने क्या बता दिया, और अगर हम कहते हैं ही मे नॉट डू इट तो हमारा लिसनर क्या समझे कि हमने क्या बता दिया? पड़ोसी, ही मे डू इट ही मे नॉट डू इट का मीनिंग सेम है अलग अलग? पड़ोसी बोल। हाँ। अबे आदमी की पजामा बोलता क्यों नहीं? हाँ। सेम। पड़ोसी, मीनिंग सेम है अलग अलग? पड़ोसी, खैर सेम है। अब देखो, अगर हम मे लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी है, तो अगर काम होने की पॉसिबिलिटी है तो इसका मतलब एक पॉसिबिलिटी नहीं होने की भी होगी। अगर हम ये कहते हैं ही मे डू इट तो इसका मतलब हम इनडायरेक्टली ये भी कह रहे हैं ही मे नॉट। अच्छा, अगर हम कहते हैं ही मे नॉट डू इट मतलब हम किसी काम के नहीं होने की पॉसिबिलिटी शो कर रहे हैं, तो इसका मतलब फिर होने की भी पॉसिबिलिटी होगी। तो कुल मिला के दोनों मीनिंग सेम होते हैं। मैं जो तुम्हें समझाना चाह रहा हूं वो पता क्या है, कि मे और मे नॉट का मीनिंग अलग नहीं होता, सेम होता है। यही वजह होती है कि मे नॉट का यूज लैंग्वेज में लगभग ना के बराबर होता है, मतलब मे नॉट लोग यूज ही नहीं करते, यूज करने की उसकी जरूरत नहीं पड़ती ना, क्योंकि वही मीनिंग में कन्वे कर देता है। तो ये जो मे हम यूज करते हैं या मे नॉट यूज करते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। जब हम किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी रेफर करते हैं तो वहां पे एक चांस उसके नहीं होने का भी होता है। अगर हम किसी काम के नहीं होने के चांस को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो एक चांस उसके होने का भी होता है। तो कहने का मतलब मे और मे नॉट के मीनिंग सेम होते हैं, वो अलग अलग नहीं होते हैं। यही वजह होती है कि जैसे मान लो अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं ही मे डू इट और इसका क्वेश्चन टैग बनाना पड़े, तो ये तुम में से ज्यादातर बच्चे जानते होंगे कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लिखा जाता है। अब अगर, अच्छा एक चीज तो यही है कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव लिखा जाता है। दूसरा, स्टेटमेंट में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वही हेल्पिंग और क्वेश्चन टैग में यूज होती है। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन टैग यहाँ पे ये लिखना चाहिए। लेकिन ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव वाला डिफरेंस होता है, क्या वो मे और मे नॉट डिफरेंस मेंटेन कर पाएंगे? अबे मे और मे नॉट का डिफरेंस शो कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनमें डिफरेंस होता ही नहीं है। तो इसीलिए हम इसका क्वेश्चन टैग मेंट ना लिख के काइंट लिखते हैं। तो अगर हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं ही मे डू इट तो इसका क्वेश्चन टैग जो बनेगा वो होगा काइंट ही, मेंट नहीं बनेगा। मेंट इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि वो स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग हमेशा अलग अलग पोलर्स, मतलब उनकी पोलरिटी अलग अलग होती है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। लेकिन मे और मे नॉट सेम होते हैं। हाँ हाँ, वही शो कर रहा है और क्या। मस्ट मतलब होना, कांट का मतलब नहीं होना। जब इधर हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो उधर नेगेटिव लिखना पड़ेगा क्वेश्चन टैग में। सेम ही होता है, सेम होता है बेटा, वो वहां से समझ लेना। ही मे डू इट का मतलब ही मे नॉट, और ही मे नॉट डू इट का मतलब ही मे। तो अगर हम ये कह रहे हैं ही मे नॉट डू इट तो इसका मतलब इसका होने के भी चांसेस हैं, और हम कह रहे हैं होने के चांसेस है तो इसका मतलब नहीं होने के भी चांसेस होंगे। तो अब यहां से एक चीज जो मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था वो लगता है मैं समझा पाया, कि मे और मे नॉट का मीनिंग सेम होता है। ये ना यस होते हैं ना नो होते हैं। लेकिन अगर हमें यस या नो में बात करनी हो तो फिर हमें कैन या कैन नॉट या ये मस्ट और कैन नॉट का यूज करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, ये जो हम कैन और कैन नॉट लिखते हैं ना, ये शो करते हैं सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब यस और नो। लेकिन जो मे और मे नॉट होते हैं, ना वो यस होते हैं ना वो नो होते हैं, वो गैस होते हैं। मतलब वो केवल एक गैस होते हैं, ना वो हाँ होते हैं ना ना होते हैं। तो जब कभी किसी ऐसे सिचुएशन के बारे में बात करनी हो जो सर्टेन है, सर्टेन का मतलब श्योर है, वहां पे कैन या कैन नॉट लिखा करो। लेकिन जब कुछ गेस कर रहे हो और श्योर नहीं है तो फिर मे और मे नॉट लिखा करो। हालांकि मे नॉट को यूज ही मत किया करो, मे लिखा करो हमेशा, क्योंकि मे नॉट का मीनिंग उसी के साथ अंडरस्टूड हो जाता है। अब ये वाला जो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इस पे आओ। हमने लिखा वर्ब्स में भी कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप्स। क्या वास्तव में ये हम गेस कर रहे हैं? ये फैक्ट है।
वर्ब्स के दो ही ग्रुप होते हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। अब ऐसा होता है कि अगर हम गेस कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता होता कि एक्चुअली कितने ग्रुप्स होते हैं, बस हम गेस कर रहे हैं कि हो सकता है दो हो सकता है फिर पांच भी हो, लेकिन हमें पता ऐसा नहीं है, दो ही ग्रुप होते हैं, ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। तो इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा गया तो सर्टेनिटी एक्सप्रेस कर रहा है। अगर ये श्योरिटी या सर्टेनिटी एक्सप्रेस कर रहा है ना, तो मैं गलत हो जाएगा, कैन लिखा। तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, वर्ब्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू ग्रुप्स, ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव। So when you guess something but you are not sure, then use may. But if you are sure about something, then use can. इसी बात को एक आधे एग्जांपल से और समझना। Only very intelligent people may decode it. He may not be at home because I met him in the market. अब देखो ये जो दो क्वेश्चंस हमने लिखे ना, ओनली वेरी इंटेलिजेंट पीपल में डिकोड इट एंड ही मे नॉट बी एट होम बिकॉज आई मेट हिम इन द मार्केट। अब देखो अगर ये सेंटेंस केवल इतना हो तब तो एक बार में ये सही भी हो जाएगा। ही मे नॉट बी एट होम मतलब उसके घर पे नहीं होने को गेस कर रहे हैं, कि हम ऐसा गेस कर रहे हैं कि वो घर पे नहीं होगा, फिर हो सकता भी हो भी, मतलब हम गेस कर रहे हैं कि नहीं होगा लेकिन रियलिटी ये भी हो सकती है वो घर पर ही हो। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये लिख दें बिकॉज आई मेट हिम इन द मार्केट, तो वो जो बात हम कह रहे हैं उस बात को कहने का ये रीजन यहाँ पे दिया जा रहा है। अगर ये रीजन दे रहे हो कि तुम उसे मार्केट में मिले हो, तो इसका मतलब हम यहाँ इस सेंटेंस के थ्रू क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, गेस या सर्टेनिटी, तो कैन नॉट लिख दो। और एक चीज और ध्यान देना, कैन नॉट सिंगल वर्ड होता है, उसको एक साथ लिखा करो, कैन नॉट नॉट अलग अलग नहीं, एक साथ लिखा करो। तो इसको ऐसे लिखो, ही कैन नॉट बी एट होम बिकॉज आई मेट हिम इन द मार्केट। अगर हम वो क्लॉज ना लिखें बिकॉज आई मेट हिम इन द मार्केट तो वो सही है, अगर वो लिख दें तो फिर ये गलत है। अब यहाँ आ जाओ, अगर तुम लोग पहले से जानते हो तो ठीक है, नहीं तो जो ऑनली होता है ना ये भी स्ट्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। तो अगर ये जो ऑनली होता है इंटेंसिफायर होता है, एडवर्ब होता है, इसका यूज हम करते हैं किसी बात को स्ट्रेस करने के लिए। तो अगर हम ये लिख रहे हैं ओनली वेरी इंटेलिजेंट पीपल, तो इसका मतलब नोबडी एल्स, और कोई ये काम नहीं कर सकता। तो अगर और कोई नहीं कर सकता तो इसका मतलब ये इंटेलिजेंट पीपल तो कर ही लेते होंगे। तो ये जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो क्या है, गेस या सर्टेनिटी? सर्टेनिटी है। अब एक तो वो ऐसे सेंस से पता चल गया, नहीं तो अपना ध्यान देना कि ओनली भी हमेशा बात को स्ट्रेस करने के लिए किया जाता है। तो अगर कोई पर्सन किसी बात को स्ट्रेस के साथ कह रहा है तो इसका मतलब उस बात को कहने के लिए श्योर होगा। अगर श्योर होगा और श्योरिटी एक्सप्रेस करनी है तो हम लिख देंगे ओनली वेरी इंटेलिजेंट पीपल कैन डिकोड इट। So when you are sure about something, then use can or cannot. But when you are not sure, you are just guessing, then use may or may not. He cannot be able to reach there. अब देखो ये जो मॉडल्स के थ्रू हम इंटेंशंस एक्सप्रेस करते हैं ना, इन्हीं इंटेंशंस को एक्सप्रेस करने के लिए इंग्लिश में कुछ और भी वर्ड्स होते हैं। जैसे ये जो कैन नॉट हम मॉडल यूज करते हैं, ये किसी पर्सन की एबिलिटी या स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करता है, और ये एडजेक्टिव भी वही काम करता है। तो अगर ये दोनों एक ही काम करते हैं तो इनको एक साथ में यूज नहीं करना चाहिए। इसको ऐसे लिखो, ही कैन नॉट रीच देयर। अच्छा, अगर लिखना ही है फिर मतलब एबल ही लिखना है तो फिर कैन को हटा दो और ऐसे लिख दो, ही इज नॉट एबल टू रीच देयर। तो जिन इंटेंशंस को मॉडल्स एक्सप्रेस करते हैं उन्हीं इंटेंशंस को एक्सप्रेस करने वाले दूसरे वर्ड्स मॉडल्स के साथ मत लिखा करो।
तो हम इसको ऐसे लिख देंगे ही इज नॉट एबल टू रीच देयर, या लिखेंगे ही कैन नॉट रीच देयर, दोनों में से कोई भी लिख दो सही है। फिर हमने क्वेश्चन नंबर लिखा 13th, they will be likely to win the match। अब देखो, ये जो विल और शेल मॉडल्स हम यूज करते हैं ना, हमने पढ़ा ये प्रोबेबिलिटी शो करते हैं, मतलब इनका यूज करते हैं हम उन इवेंट्स को रेफर करने के लिए जो प्रोबेबल हो। ठीक है, अच्छा प्रोबेबिलिटी का मतलब लाइकली ही होता है, प्रोबेबल का मतलब लाइकली होता है। अब ये जो प्रोबेबल और लाइकली है ना, ये है एडजेक्टिव्स, विल शेल है मॉडल्स, इंटेंशन सेम कन्वे करते हैं। तो अगर ये विल जो है ये लाइकलीनेस एक्सप्रेस करता है, तो फिर इस एडजेक्टिव की इसके साथ जरूरत तो है ही नहीं, हटाओ इसे, ऐसे लिखो दे विल विन द मैच। अच्छा, अब कहोगे नहीं हमें तो लाइकली जरूर लिखना है, तो फिर लाइकली ही अगर जरूर हो लिखना, तो फिर वो विल भी मत लिखना, उसकी जगह आर लिख दो, दे आर लाइकली टू विन द मैच। फोर्टीन देखो, आई वुड रादर प्रेफर टू हैव सम रेस्ट। ये पहले पढ़ा कभी? अभी हमने टेंस में पहले पढ़ा होगा कि जो वुड रादर मॉडल फ्रेज होती है ना, ये भी हमारी इंटेंशन ऑफ प्रेफरेंस एक्सप्रेस करती है। तो अगर हम वुड के साथ में रादर लिख देंगे ना, तो ये मॉडल फिर प्रेफरेंस एक्सप्रेस करेगी। तो अगर ये वुड रादर प्रेफरेंस एक्सप्रेस करने के लिए यूज हो रहा है, तो फिर इस प्रेफर टू की अब हमें जरूरत नहीं है, हटाओ इसे, सीधे ऐसे लिखो आई वुड रादर हैव सम रेस्ट। अच्छा, अब अगर मान लो हम कहेंगे नहीं हमें तो प्रेफर जरूरी लिखना है, तो फिर ये रादर ड्रॉप कर दो और ऐसे लिख दो आई वुड प्रेफर टू हैव सम रेस्ट। ही में पॉसिबली फाइंड द आंसर। अब देखो, ये जो मे मॉडल हमने लिखा है ये इंटेंशन ऑफ पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है, वही काम ये पॉसिबली एडवर्ब भी करता है, तो इनको भी एक साथ मत लिखो, सिंपली ऐसे लिखो ही में फाइंड द आंसर। या फिर अगर पॉसिबली यूज कर, पॉसिबली का एडवर्ब तो यूज करना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन पॉसिबल के साथ ये बात लिखी जा सकती है, इट इज पॉसिबल दैट ही फाइंड्स द आंसर। तो ये इस तरीके के क्वेश्चंस भी अक्सर आते रहते हैं, इनका भी अपना ध्यान देना। उसके बाद में हमने लिखा आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। अब देखो, यहां पे हमने क्या किया, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट लिख दिया, और अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि कैन या बी एबल टू का मीनिंग सेम होता है। अब देखो, भले इनका मीनिंग सेम होता है लेकिन फिर भी इनमें डिफरेंसेस होते हैं। ये जो मॉडल्स होते हैं ना, ये टेम्पररीनेस एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, बाकी वर्ब्स लिख दोगे बी तो वो फैक्ट बन जाती हैं। तो भले ही दोनों में डिफरेंस कई बार ना होते हो, लेकिन कई बार होते भी हैं। तो जो मॉडल्स होते हैं ये टेम्पररी स्टेट शो करते हैं, मतलब ये हमारे इंटेंशन होते हैं और वो इंटेंशन टेम्पररी होते हैं। लेकिन अगर हम उसकी जगह कोई मेन वर्ब लिख कर यूज कर लेंगे मॉडल हटा के, तो फिर वो फैक्ट ही बन जाएगी। अब जैसे हमने लिख दिया आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट,
तो अगर ये इस पर्सन की परमानेंट डिसेबिलिटी हो कि वो किसी चीज को याद नहीं कर सकता, तब तो चलो एक बार के लिए सही भी हो जाएगा। लेकिन ये बात परमानेंटली नहीं हो रही है, बात कोई एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट है उसको लेकर हो रही है। तो हो सकता है बाकी कॉन्सेप्ट याद कर लेता हो, या इसे भी बाद में आने वाले टाइम में याद कर ले, अभी ना कर पा रहा हो, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन जो हमें पता हो कि टेम्पररी है, ये परमानेंट नहीं होगी, तो वहां पे फिर ये मत लिखा करो, फिर कैन नॉट ही लिखा करो। आई कैन नॉट रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। तो जब हमें किसी पर्सन की टेम्पररी फिजिकल या मेंटल इनेबिलिटी एक्सप्रेस करनी हो, तो एम नॉट एबल टू या बी नॉट एबल टू मत लिखा करो, वहां पे हमेशा कैन नॉट लिखा करो। मैं यहाँ पे कुछ वर्ब्स लिख देता हूँ, इनका ध्यान रखना, इनके साथ कैन नॉट का ही यूज किया करो। जैसे एक तो यही हो गई रिमेंबर, और एक हमारे सेंस ऑर्गन्स की जितनी वर्ब्स होती हैं वो सारी, सी, फील, स्मेल, टेस्ट, एक क्या होती है और, देखना, महसूस करना, हियर, हियर। बाकी ये सब जो मेंटल एबिलिटीज हमारी एक्सप्रेस करती हैं, जैसे रिमेंबर है, फॉरगेट है, अंडरस्टैंड है, इमेजिन है, बिलीव है, थिंक है, डिसाइड है, कॉम्प्रिहेंड है। कॉम्प्रिहेंड का मतलब भी समझना होता है, एटसेट्रा। तो ये जो हमारी मेंटल या फिजिकल सेंसेस को एक्सप्रेस करने वाली वर्ब्स होते हैं, इनके साथ में कैन नॉट का यूज किया करो, बी नॉट एबल टू का नहीं। एक एग्जांपल और लिख देता हूं, उसका भी ध्यान रखना। अब जैसे हमने ये लिख दिया, आई एम नॉट एबल टू बिलीव दिस थ्योरी। अब मान लो किसी ने हमें कोई ऐसी थ्योरी बता दी जो हमें लग रहा है कि सच होगी, तो ये एक्चुअल में हमारी डिसेबिलिटी नहीं है, एक टेम्पररी इनेबिलिटी है जो एक पर्टिकुलर थ्योरी से रिलेटेड है। आई कैन नॉट, आई कांट बिलीव दिस स्टोरी, आई कांट इमेजिन, आई कांट फॉरगेट, ठीक है, आई कांट डिसाइड एनीथिंग, वगैरह वगैरह। ह्यूमंस कैन फ्लाई like birds in years to come. Humans can fly like birds in years to come. हरिओम। ये देखो कैसे तिरछी निगाहों से देख रहा है। ए, इसको जगाना अपने पड़ोसी को। बेटा, फ्लाइंग लाइक बर्ड्स क्या है, एबिलिटी या पॉसिबिलिटी? सबसे पीछे बैठा, फ्लाइंग लाइक बर्ड्स क्या है, एबिलिटी या पॉसिबिलिटी? एबिलिटी। चलो ठीक है पड़ोसी। हाँ, पॉसिबिलिटी। ठीक है, दोनों मिलके एक पॉसिबिलिटी बोल दो, एक एबिलिटी बोल दो, एक तो सही हो ही जाएगा, और क्या। पड़ोसी, पॉसिबिलिटी। मुझे नहीं बात समझ में आ पा रही है, समझाओ जरा एक बार। मैं नहीं मान पा रहा है कि पॉसिबिलिटी कैसे है, मुझे समझाओ जरा एक बार। जल्दी बोल बेटा। नहीं पता तो फिर क्यों बोल दिया, हिले हुए पड़ोसी? हाँ, मैं नहीं समझ पा रहा, मुझे समझाओ एक बार। हाँ,
अभी नहीं उड़ सकते ना, आगे जाके हो सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी हुई या एबिलिटी हुई? हाँ, तो ये एबिलिटी हुई या पॉसिबिलिटी हुई? अच्छा, कोई काम आज नहीं हो रहा, कल हो पाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी है उस काम के होने की या एबिलिटी है? अब पता ही नहीं धतूरे को, कंफ्यूज हो गया। तो बता भाई। पॉसिबिलिटी मुझे नहीं समझ में आ रहा, समझाओ एक बार। वो सही बोल रहा है, ठीक है, अब उसको खींच दिया तो तुम समझ रहे हो, तुम सही हो जाओगे, तुम नंबर बना लो अपने। यहाँ एक चीज बताइए जरा, एक कहीं पे कुत्ता बैठा है, एक कहीं पे कौवा बैठा है, ठीक है, दोनों पास पास है, मतलब पास पास बैठे हुए हैं, ठीक है। एक हमने पत्थर फेंका, किसके उड़ जाने की पॉसिबिलिटी है? कौवे के उड़ जाने की पॉसिबिलिटी है। इसके उड़ जाने की पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? हाँ, उड़ नहीं सकता, ऐसे कहें कि इसमें एबिलिटी नहीं है, ये कहें कि इसमें एबिलिटी नहीं है इसलिए? नहीं कहें, यही कहना पड़ेगा ना, इसमें एबिलिटी नहीं है। तो क्या इससे हम ये इन्फ्रेंस ले सकते हैं कि किसी काम के करने की पॉसिबिलिटी से पहले काम करने की एबिलिटी चाहिए होती है? तेरा मुंह, रिपीट। क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी काम को करने की एबिलिटी से पहले उस काम के करने की, मतलब किसी काम के होने की पॉसिबिलिटी से पहले उस काम के करने की एबिलिटी होनी चाहिए? ये कहेंगे ना। अब ये सेंटेंस पढ़ और फिर से बता कि फ्लाइंग लाइक बर्ड्स यहाँ पे एबिलिटी है, जिसे हम रेफर कर रहे हैं वो एबिलिटी है, ह्यूमंस की पॉसिबिलिटी है? अब दोनों पे, अभी अभी कह रहा था पॉसिबिलिटी, अब दोनों। कान पे चपका दूंगा अभी। एक चीज बता, हम उड़ लेते हैं, वी आर एबल टू फ्लाई, मतलब हमें एबिलिटी है उड़ने की, तो फिर ये पॉसिबिलिटी है कि हम उड़ के जाएं, पैदल जाएं, मेट्रो से जाएं, कार से जाएं, कैसे जाएं, ये है ना। लेकिन अगर हम उड़ ही नहीं पाते हैं पहले, तो पहले हम एबिलिटी अटेन करेंगे, पहले पॉसिबिलिटी? एबिलिटी। ठीक है, तो अगर हम में एबिलिटी है ही, तो फिर पॉसिबिलिटी के लिए फ्यूचर्स का क्यों इंतजार करोगे? भाई मान लो अगर हम एबल हैं उड़ने में, तो फिर इन ईयर्स टू कम, तो इन ईयर्स टू कम जो हमने लिखा है तो फ्यूचर का टाइम है। तो अगर हम उड़ पाने में एबल है, तो फ्यूचर का क्यों इंतजार कर रहे हो? बाहर निकलो, छत पे चढ़ो, कूदो, हार गया, उड़ जाओ सीधे। तो एक्चुअल में ये जो हम कह रहे हैं भैया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये एबिलिटी है। ठीक है, पहले हमें एबिलिटी अटेन करनी है। अब एबिलिटी आ जाएगी उड़ने की, फिर अपनी मर्जी से देखना उड़ के जाना है कि पैदल जाना है कि मेट्रो से जाना है, वो अपना डिसाइड करना बाद में। पहले मैंने शुरू में सोचा करता था कि मैथ्स पढ़ाऊंगा। जब मैंने कंपटीशन के लिए पढ़ाना शुरू किया ना, तो इंग्लिश बड़ी टेढ़ी लगती थी, तो कई बार दिमाग खराब होता था। तो सोचता था कि छोड़ दो इसे, मैथ्स पढ़ाओ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो मैथ्स का था ही, थोड़ी बहुत मेहनत करता कराता तो सही हो जाता, पढ़ाने वाला सीन बन जाता। लेकिन फिर मजबूरियां ऐसी थी कि मैं छोड़ नहीं पाया, पढ़ाना ही था लगातार। अब क्या कि बाद में पता चला कि मैथ्स के मुकाबले तो इंग्लिश बड़ी सुपर चीज है। तो ये एक्चुअल में बड़ी सुंदर चीज है देखने के ना, हमें कॉन्सेप्ट या पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब डिपेंड करता है पॉइंट ऑफ व्यू पे, कि लोग देख नहीं पाते, उनकी अपनी वजह मजबूरियां होती हैं जिस वजह से देख नहीं पाते। अब ये सेंटेंस जो है ना, ये एक्चुअल में एबिलिटी है, और ये एबिलिटी आज हम में नहीं है, लेकिन हम ऐसा मतलब मान के चल रहे हैं कि आने वाले टाइम में कभी ना कभी हो जाएगी। तो ये जो हम कैन फ्लाई लिख रहे हैं, इसके थ्रू हम इंसानों की एबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो एबिलिटी आज की नहीं है, वो एबिलिटी है फ्यूचर की। अच्छा, फ्यूचर के लिए कैन यूज नहीं होता, फ्यूचर के लिए यूज क्या करो, या तो विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू। तो सेंटेंस तो गलत है ही अभी, इसको ऐसे लिखो। तो अब यहाँ पे एक चीज अपने चाहे लिख लेना कहीं पे, फ्यूचर एबिलिटीज के लिए कैन का यूज ना करें, डोंट यूज कैन टू रेफर टू एबिलिटीज इन फ्यूचर, यूज विल बी एबल टू इंस्टेड। डोंट यूज कैन टू रेफर टू एबिलिटीज इन फ्यूचर, यूज विल बी एबल टू इंस्टेड। विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू का यूज क्या करें फ्यूचर की एबिलिटीज के लिए, प्रेजेंट की एबिलिटीज के लिए कैन का यूज क्या करो, पास्ट के लिए कुड लिखा करो। तो मतलब कैन केवल प्रेजेंट के लिए यूज होता है, पास्ट के लिए कुड लिखना पड़ता है, और फ्यूचर के लिए विल बी एबल टू या शैल बी एबल टू लिखना पड़ता है। अब देखो, इस सेंटेंस में अगर ये ना लिखा होता है इन ईयर्स टू कम, तो ये सेंटेंस सही होता है गलत होता? अगर इस सेंटेंस में इन ईयर्स टू कम ना लिखा होता, केवल इतना लिखा होता है ह्यूमंस कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स, तो सही होता है गलत होता? ग्रामेटिकली सही होता, एज अ फैक्ट गलत होता। ग्रामेटिकली तो सही हो जाता है, क्योंकि तब हम टाइम प्रेजेंट का मान लेते हैं, लेकिन वो एज अ फैक्ट गलत हो जाता है, क्योंकि ह्यूमंस उड़ नहीं पाते और हम कह रहे हैं कि वो उड़ लेते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ग्रामर के हिसाब से तब कम से कम सही हो जाता है।
19th क्वेश्चन देखो। You can solve such questions easily after this training is over. अभी देखो हमारी मेन क्लॉज है यू कैन सॉल्व सच क्वेश्चंस इजिली, और अगर ये केवल सेंटेंस इतना हो तो ये हम सही मान लेंगे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इतना है नहीं। इसके बाद हमने एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी लिख रखी है, सबऑर्डिनेट क्लॉज ऑफ टाइम, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, ये सब टाइम के कंजंक्शन होते हैं। तो ये जो हमने लिखा ना आफ्टर दिस ट्रेनिंग इज ओवर, ये टाइम क्लॉज है। ये टाइम क्लॉज किस टाइम को रेफर कर रही है, प्रेजेंट को या पास्ट को? हाँ, फ्यूचर को। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज कभी भी प्रेजेंट टेंस में हो तो उसका टाइम फ्यूचर होता है। तो कुल मिला के वो टाइम फ्यूचर है। अच्छा, वो टाइम जो है वो इस एक्शन का टाइम है। तो इसका मतलब ये जो एक्शन है यहाँ पे मेन क्लॉज में लिखा गया ये भी फ्यूचर का है। अब हमें पता है कि फ्यूचर की एबिलिटी शो करने के लिए कैन तो यूज होता नहीं है। तो हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, यू विल बी एबल टू सॉल्व सच क्वेश्चंस इजिली आफ्टर दिस ट्रेनिंग इज ओवर। तो इसका मतलब दैट पर्सन इज नॉट एबल नाउ टू सॉल्व सच क्वेश्चंस, बट ही विल बी। तो ये अपना ध्यान देना, फ्यूचर की एबिलिटीज के लिए कैन यू विल बी एबल टू लिखा करें। इसमें क्या होगा बेटा, कैन या में? हाँ, हाँ, में। यहाँ पे हम एबिलिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी? अबे यहाँ पे हम एक्सप्रेस क्या कर रहे हैं, काम के होने की पॉसिबिलिटी या किसी पर्सन के काम करने की एबिलिटी? अच्छा, अब मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर कैन लिखते हैं तो वो भी सही हो जाएगा। अब देखो ये तो हिला हुआ है खैर, लेकिन यहाँ पे कैन या में कुछ भी लिख दो, दोनों में से कोई भी सही हो जाएगा और गलत नहीं होगा, ठीक है। मैं लिखोगे वो भी सही होगा, कैन लिखोगे तो भी सही होगा। और ये लिखा गया सेंटेंस ना एबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है किसी पर्सन की, और ना पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस कर रहा है किसी काम के होने की, ये एक्सप्रेस कर रहा है परमिशन। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि कैन और मे हम एबिलिटी और पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए तो यूज करते ही करते हैं, इसके अलावा हम कैन और मे मॉडल्स का यूज तब भी कर लेते हैं जब हमें किसी पर्सन से परमिशन मांगनी हो या परमिशन देनी हो, व्हेन वी सीक परमिशन और वी ग्रांट परमिशन। तो परमिशन मांगनी है तो कैन में यूज कर लो, परमिशन देनी है तो भी यूज कर लो। मतलब ये लिसनर को परमिट कर रहा है, मतलब जो स्पीकर है वो अपने लिसनर को अब अलाउ कर रहा है कि वो चाहे तो घर जाए। अब होता क्या है, मे का यूज हम करते हैं फॉर्मल सिचुएशंस में, इनफॉर्मल सिचुएशंस में कैन का यूज कर लेते हैं। तो कैन और मे का यूज हम परमिशंस को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं, बस डिफरेंस ये होता है कि जहां पे पोलाइटनेस एक्सप्रेस करनी हो, जहां पे फॉर्मेलिटी करनी हो, वहां पे मे यूज क्या करो, जहां पे कोई फॉर्मेलिटी करने की जरूरत ना हो, सारे जान पहचान के लोगों, वहां पे अपना कैन यूज क्या करो, ठीक है। मे आई गो नाउ, मे आई सिट हेयर, कैन आई यूज योर फोन, वगैरह वगैरह। तो कैन और मे मॉडल्स का यूज हम एबिलिटी और पॉसिबिलिटी के अलावा परमिशंस के लिए भी यूज कर लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 21, यू मे वोट आफ्टर you are 18,
अभी इस सेंटेंस में जो हम लिख रहे हैं, यू में वोट आफ्टर यू आर 18, ये हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन। अबे अगर हम किसी से कह रहे हैं यू में वोट आफ्टर यू आर 18, तो हमें क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं? पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग, एबिलिटी ऑफ समबडी, या परमिशन टू समबडी? बोलेगा ही नहीं। बोलता क्यों नहीं है? आ गया, फिर मैं चिपकाऊंगा ये कभी। ये पीछे क्या नाम है? हाँ। हाँ, मनीष। तो बोलता क्यों नहीं बे? ये मैं यहाँ पे क्या एक्सप्रेस करने के लिए लिखा गया? पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, या परमिशन? परमिशन। पहलवान। हाँ, एबिलिटी। तू मुझे शक्ल से भी लग रहा था ऐसे कि तू एबिलिटी बोलेगा। है। अच्छा एक चीज, अबे ऊपर देख ले, हंसी बाद में। एक चीज बता, ऐसी क्या एबिलिटी हमें चाहिए होती है वोट डालने के लिए कि जो हम 18 साल के हो जाएंगे तभी मिलेगी? भाई वहां पे कोई बड़ा सा बैग रखा होता है, उठा के रखना पड़ता है साइड में, या पुशअप्स लगानी पड़ती है वहां पे, या दौड़ लगानी पड़ती है? हाँ, तो रूल तो बना रखा है, लेकिन ऐसी कोई एबिलिटी चाहिए होती है कि जब 18 साल के हो जाएंगे तभी वो एबिलिटी आएगी। मान लो कोई 5 साल का बच्चा चला जाए गलती से वहां पर, और वो जाके ईवीएम पे बटन दबा दे, तो वोट पड़ेगा या नहीं? अरे भाई कोई मान लो 5 साल का, 2 साल का, 3 साल का बच्चा है, उसने ईवीएम का बटन दबा दिया, तो वोट पड़ेगा या नहीं? पड़ जाएगा। तो उसमें एबिलिटी कहां से आ गई? भाई वहां पे कोई पहलवानी करनी पड़ती होगी, 18 साल के हो जाओगे तभी वो पहलवानी हो पाएगी तुमसे, तब तो हम कहेंगे एबिलिटी है। वोट तो जो चाहे डाल दे, लेकिन अब उसको अलाउ कौन करेगा? 5 साल के बच्चों को अलाउ तो नहीं करेगा। परमिशन तो उसको नहीं है। परमिशन किसे है? जो 18 ईयर्स का है। तो फिर से मैं पूछ रहा हूँ, ये जो मे है यहाँ पे क्या एक्सप्रेस कर रहा है? परमिशन, एबिलिटी, या पॉसिबिलिटी? ये परमिशन है। मतलब उसको, पर्सन को परमिशन वोट डालने की तब है जब वो 18 साल का हो जाए, अगर नहीं है तो फिर उसको परमिशन नहीं है। तो ये जो हम मे यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, ये एबिलिटी या पॉसिबिलिटी के लिए, परमिशन के लिए यूज हो रहा है। अच्छा, बस ध्यान इतना रखना है कि ये जो परमिशन है और ये परमिशन है, इसमें डिफरेंस है। ये परमिशन है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब कोई पर्सन जो हमें अलाउ करेगा तब। ये परमिशन है जनरल, ना कोई पर्टिकुलर पर्सन ना किसी पर्टिकुलर पर्सन को अलाउ करेगा। ये एक जनरल परमिशन है, एक लॉ है या रूल है। तो इस तरीके की परमिशन जो रूल्स होती हैं, लॉज होती हैं, उनके लिए मे नहीं, उनके लिए कैन लिखा करो। और उसको कहीं पे अपना लिख लेना, यूज कैन टू रेफर टू ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशंस। यूज कैन टू रेफर टू ऑलरेडी ग्रांटेड परमिशंस। तो ऐसी परमिशंस जो कोई पर्सन हमें नहीं अलाउ करेगा, वो ऑलरेडी हमें मिली हुई हैं, मतलब वो रूल्स हैं या लॉज हैं, तो उनके लिए कैन लिखा करो। अगर कोई पर्सन हमें कोई काम करने के लिए अलाउ करेगा या नहीं करेगा, तो उसके लिए मे या कैन जो चाहे यूज करो। तो जो जनरल परमिशंस होती हैं उनके लिए कैन लिखा करो। जो स्पेसिफिक परमिशंस होती हैं, जो कोई एक स्पेसिफिक पर्सन किसी दूसरे स्पेसिफिक पर्सन को अलाउ करता है, उसके लिए कैन या में जो चाहे लिखा करो। नहीं बच्चे नहीं। तो इसको कैन को हटा के विल बी एबल टू लिखना चाह रहा है क्या? हाँ, फिर बस यही ध्यान रखना है। अब एक चीज देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये जो कैन हमने लिखा है ना, ये फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन चूंकि एबिलिटी नहीं एक्सप्रेस कर रहा है, इसीलिए सही है। अगर ये एबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए लिखा गया होता तो ये गलत हो जाता और इसको विल बी एबल टू लिखना पड़ता। तो कैन का यूज जब हम एबिलिटी के लिए करते हैं तो पास्ट फ्यूचर में मत लिखा करो, परमिशन के लिए वो हमेशा फ्यूचर में यूज होगा। इधर आ, एक चीज बता। मान लो किसी पर्सन से, मैंने किसी पर्सन को एडवाइस किया, वर्क हार्ड। ये इंपेरेटिव सेंटेंस। इस इंपेरेटिव सेंटेंस में लिखी गई वर्ब का इफेक्टिव टाइम बता क्या है? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? ये जो वर्क हार्ड हम किसी को एडवाइस कर रहे हैं ना, तो इस वर्ब का इफेक्टिव टाइम प्रेजेंट है, पास्ट है, या फ्यूचर है? प्रेजेंट या फ्यूचर, एक बता। प्रेजेंट। एक चीज तू और बता, एक चीज और बता। कोई आदमी है, ठीक है, चुप बैठा हुआ है, और कोई एक आदमी है वो बात कर रहा है। मान लो ये पर्सन है एक्स, ये बात कर रहा है, और ये पर्सन है वाई, ये अपना चुप बैठा है। और तुम्हें सलाह देनी है कीप क्वाइट। ये सलाह तुम किसे दोगे, एक्स को या वाई को? एक्स को क्यों नहीं दे रहे, या वाई को कह रहा है सलाह देगा ये? तो आदमी है कि धतूरा? वो चुप बैठा हुआ, उससे कहता है कीप क्वाइट।
मतलब आदमी को एक चुप बैठा है और उससे जाके हमने कह दिया चुप रहो, क्या सोचेगा वो? मान लो कोई चुप आदमी बैठा है और हमने जाके उसे कह दिया भाई चुप रहो, तो वो क्या सोचेगा? हिला हुआ है कैसे सर? है? तो ये जो कीप क्वाइट हम एडवाइस करेंगे, ये एडवाइस हम करेंगे एक्स को, क्योंकि वो बात कर रहा है। अच्छा, अब प्रेजेंट में ये है कि वो बात कर रहा है, लेकिन जो हम उसको सलाह दे रहे हैं अगर वो मान गया, तो फ्यूचर में ये होगा कि वो चुप हो जाएगा। तो मतलब ये कॉमन सेंस की बातें होती हैं, मैं तो चलो खींच के बता देता हूँ तो वो अलग बात है, नहीं तो ये अपने आप समझनी चाहिए। ये टीचर्स कोचिंग्स वाले ये नहीं बताते बुतते, वो केवल रूल बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, बात खत्म करेंगे। ये कॉमन सेंस है, इतनी चीजें तुम अपने आप भी चाहो तो समझ सकते हो। तो जब भी हम किसी को कोई एडवाइस देते हैं या किसी को कुछ ऑर्डर करते हैं, किसी को कुछ रिक्वेस्ट करते हैं या किसी को कोई परमिशन देते हैं, तो उनका इफेक्टिव टाइम बाय डिफॉल्ट हमेशा फ्यूचर ही होता है। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट में किसी को ऑर्डर करेंगे, एडवाइस करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो उस एक्शन का रियलाइजेशन जो होगा वो हमेशा फ्यूचर में ही होगा। अब वो कह रहा है चुप आदमी बैठा है, उससे कह देंगे चुप रहो, है? अब देखो, ही इज वरिड, ही डैश इनटू सम ट्रबल। मे गेट, मे हैव गॉट, मे बी गॉट और मे गॉट। आ जाए, इसका आंसर बता। 23rd क्वेश्चन का आंसर बता बेटा, कौन सा ऑप्शन आंसर है? हाँ, फर्स्ट वाला। इन चार में से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो किसी भी आंसर, मतलब किसी भी सिचुएशन में आंसर नहीं बन सकते? ये सिचुएशन जो हमने लिखी है क्वेश्चन में, ये तो हटाओ, किसी भी सिचुएशन में जो आंसर ना हो सकते वो बता। फिर से समझ ले जो मैं पूछ रहा हूँ, कि जो चार क्वेश्चन लिखे हैं इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो इस सिचुएशन में आंसर होगा, लेकिन इनमें से कुछ ऑप्शंस ऐसे भी हैं जो किसी भी सिचुएशन में आंसर नहीं हो सकते, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो। अब वो बता कि जो किसी भी सिचुएशन में आंसर नहीं होंगे। हाँ, बी क्यों नहीं होगा? बी क्यों नहीं होगा? क्या ऐसा है बी ऑप्शन में को कभी भी आंसर नहीं बन पाएगा? तो यूपी का है ना, यूपी का है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट बता। तहसील? शिकारपुर। गली नंबर? रहने दे हिले हुए बताइयो मत, ये नोट कर लेंगे पीछे वाले। खैर वो डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट तो मैंने मौज में पूछ लिया, बाकी वो इसके कर्मों से जान गया यूपी का है। जिसे आता कुछ ना हो बताता सब कुछ हो, वो यूपी का ही निकलता है बाद में। आता कुछ नहीं, बता सब कुछ देंगे। ये दो ऑप्शन आंसर नहीं हो सकते, सी और डी किसी हालत में आंसर नहीं हो सकते। अब समझ भी लेना क्यों नहीं हो सकते। मे गॉड तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो गॉड सेकंड फॉर्म में मॉडल्स का हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आंसर हो नहीं सकता। अच्छा, मे बी गॉड वैसे तो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि जो बी गॉट हमने लिखे ना वर्ग की पैसिव वॉइस है, बी प्लस थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव होती है, ध्यान रखना। अच्छा, वो जो ही हमने लिखा वो डुअर है, तो इसलिए वो डुअर है तो वर्ब पैसिव वॉइस में यूज होगी नहीं। दूसरा ध्यान ये रखना कि गेट वर्ब का पैसिव कभी बनता भी नहीं है, असल में ये वर्ब जो होते हैं ना इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। ऐसी वर्ब्स का पैसिव बनता है जिनमें कोई इफेक्ट हो डूइंग हैपनिंग का।
ये जो वर्ब होते हैं ना, इसमें कोई इफेक्ट होता नहीं तो इसका पैसिव नहीं बनता। तो ये ध्यान रखना कि गेट वर्ब कभी पैसिव वॉइस में यूज होती नहीं, तो अगर कभी नहीं यूज होती तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो कभी भी नहीं सही हो पाएगा, तो हमेशा ही गलत हो जाएगा। मे के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, सारे मॉडल्स के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो इसका मतलब ये आंसर भी कभी, मतलब ये ऑप्शन भी कभी आंसर नहीं हो पाएगा। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन है जो सिचुएशंस में ग्रामेटिकल आंसर हो सकते हैं, एक ए है और एक बी है। अब हमें खैर पता ये लगाना है कि इस सिचुएशन में जिसकी हम बात कर रहे हैं कौन सा सही होगा, ठीक है भाई, ये दोनों ग्रामेटिकली सही होते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या वो एक बार समझ लेते हैं। अब देखो, हमने एक वर्ब लिखी मे डू, और एक वर्ब हमने लिखी मे बी डूइंग, और एक वर्ब हमने लिखी मे हैव डन, और एक वर्ब हमने लिखी मे बी डन, और एक वर्ब हमने लिखी मे हैव बीन डन। देखो, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स के ग्रुप को हम फ्रेज कहते हैं, तो इन सारे जो फ्रेज, इन सबको हम फ्रेज कहेंगे। एक फ्रेज हो गई मे डू, एक हो गई मे बी डूइंग, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ये सारी फ्रेजेस जो है, इनका मेन वर्ड जो है वो वर्ब है, तो हम इन्हें वर्ब फ्रेज कहेंगे। इन वर्ब फ्रेजेस में हमने सेम मॉडल का यूज किया, मे का। तो अगर हम मे मॉडल का यहाँ पे यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो वर्ब हम लिख रहे हैं अलग अलग फॉर्म्स में, इसे हम गेस कर रहे हैं। अब मे से ये पता चल गया कि जिस सिचुएशन को हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो हमारा गेस है। लेकिन जिस सिचुएशन को लेकर या जिस वर्ब को लेकर हम गेस कर रहे हैं, वो एक्शन है कौन सी स्टेट में, ये मैं बता नहीं सकता। तो एक्शन की स्टेट जो है ना, वो वर्ब की फॉर्म बताएगी। ये जो डू है ना, ये है इंडेफिनिट फॉर्म। तो अगर हम मे डू लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हम किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो इंडेफिनिट स्टेट का है। बी डूइंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस स्टेट है। इसका मतलब हम किसी ऐसे एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं जो ना, मतलब जो इनकम्प्लीट है। मे हैव डन जो है वो परफेक्ट स्टेट है। तो इससे ये पता चल रहा है कि जिस एक्शन को हम गेस कर रहे हैं वो कंप्लीट स्टेट हो गया है, मतलब कंप्लीट हो चुका है। मे बी डन जो है वो इंडेफिनिट पैसिव है। तो इसका मतलब यहाँ पे जिस एक्शन को हम गेस कर रहे हैं वो इंडेफिनिट स्टेट का है, लेकिन पैसिव वॉइस का है। मे हैव बीन डन अगर लिख देंगे, तो इसका मतलब एक्शन परफेक्ट स्टेट का है, लेकिन पैसिव वॉइस में है। बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव होता है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो हमने डिफरेंट वर्ब फॉर्म्स लिखी है ना, ये वर्ब की फॉर्म्स जो है वो एक्शन के स्टेट को रेफर कर रही हैं, कि वो जिस एक्शन की बात करी जा रही है वो कौन से स्टेट में है। ठीक है, अच्छा वो एक्शन किसी भी स्टेट में है, उसको लेकर हमारा अपना इंटेंशन क्या है वो ये मॉडल बता रहा है। इसमें लिख देने से कंफर्म हो गया कि हम सिचुएशन को गेस कर रहे हैं, श्योर नहीं है। अच्छा, लेकिन जिस एक्शन को लेकर हम गेस कर रहे हैं वो एक्शन कौन सी स्टेट में है, वो वर्ब की फॉर्म्स बताते हैं। अब ये है इंडेफिनिट फॉर्म, ये है कॉन्टिन्यूअस, ये है परफेक्ट। सबसे पहले हमें ये समझना है कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस तो सबको ही पता है कि इनकम्प्लीट, परफेक्ट का मतलब कंप्लीट, इंडेफिनिट का मतलब क्या माने, ये छोड़ो यार तुम लोग, तो बताओ इंडेफिनिट स्टेट कौन से एक्शन की स्टेट होती है। हम्म, पड़ोसी, पड़ोसी, भोपाल। अब देखो, वैसे तो इंडेफिनिट का फ्रीक्वेंट होती है, लेकिन तुम्हें इसका ध्यान ऐसे रखना है कि इंडेफिनिट मींस विच इज नीदर कंप्लीट नॉर इनकम्प्लीट। इंडेफिनिट का मतलब जो ना कंप्लीट है ना इनकम्प्लीट है। मतलब अगर एक्शन कंप्लीट स्टेट का है तो परफेक्ट फॉर्म, अगर इनकम्प्लीट स्टेट का है तो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, और अगर कंप्लीट इनकम्प्लीट कुछ भी नहीं है तो फिर ये इंडेफिनिट फॉर्म। अब यहां आ जाओ, अब यहाँ पे हमने एक स्टेटमेंट लिखा ही इज वरीड। ये तो फैक्ट है, ही इज वरीड का मतलब कोई पर्सन है वरीड है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक दूसरी सिचुएशन है जिसको हम गेस कर रहे हैं, क्योंकि मे मॉडल लिखा है तो इसका मतलब हम गेस कर रहे हैं। हालांकि ये दोनों सिचुएशन है आपस में रिलेटेड, क्योंकि अगर हम उनको सेमी कॉलन के साथ एक साथ लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये आपस में रिलेटेड सिचुएशंस हैं। अब ये हमें पता करना है कि अगर कोई पर्सन वरीड है और मुसीबत में पड़ना एक दूसरी सिचुएशन है, तो इनमें रिलेशन क्या होगा। जो पर्सन वरीड है वो मुसीबत में पड़ेगा, या जो मुसीबत में पड़ गया वो वरीड है। मतलब वरीड होना जो है वो रीजन है किसी पर्सन का मुसीबत में पड़ने का, या रिजल्ट है, रिजल्ट है। अगर ये रिजल्ट है तो इसका मतलब ये रीजन हो गया। रीजन पहले होता है या रिजल्ट, रीजन।
रिजल्ट बाद में आता है, पहले होता है रीजन। तो इसका मतलब जिस समय ये काम हुआ उस समय ये एक्शन जिसको हम गेस कर रहे हैं कौन सी स्टेट में होगा, कंप्लीट, इनकम्प्लीट या फ्रीक्वेंट? कंप्लीट होगा, क्योंकि अगर रिजल्ट आ गया तो इसका मतलब वो काम हो ही चुका होगा। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, ही इज वरीड ही मे हैव गॉट इनटू सम ट्रबल। अब फिर से समझ लेना, वी आर नॉट श्योर वेदर ही हैज गॉट इनटू ट्रबल और नॉट, बट वी आर गेसिंग, एंड वी आर गेसिंग बिकॉज ऑफ सम रिजल्ट। तो यहाँ पे एक रिजल्ट लिखा हुआ है जिसकी वजह से हम उस सिचुएशन को गेस कर रहे हैं, लेकिन हम श्योर नहीं है। अगर हम श्योर होते तो फिर हम मे नहीं लिखते, फिर हम लिखते ही हैज गॉट इनटू सम ट्रबल। अब हो सकता है कोई दूसरी वजह हो उसकी वरीड होने की, लेकिन हम जो सिचुएशन गेस कर रहे हैं वो ये है कि वो मुसीबत में फंस गया होगा। हो सकता है वो किसी और वजह से ही वरीड हो सकता है, पता नहीं, एक्टिंग ही कर रहा हो वरीड होने की। हाँ, फुल स्टॉप का बेटा। दे हैवंट अराइव्ड येट, दे मे फॉरगेट द वे। दे हैव नॉट अराइव्ड येट, दे मे फॉरगेट द वे। अब देखो, ये हमने लिखा दे हैवंट अराइव्ड येट। इस एट का यूज हम तब करते हैं जब हमें ये बताना हो कि कोई काम जो एक्सपेक्टेड रहा हो ना वो हुआ नहीं, मतलब कोई काम जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हो जाएगा लेकिन वो नहीं हुआ, ये बताने के लिए इसका यूज करते हैं। अच्छा, क्यों नहीं हुआ? अब इसके लिए हम एक सिचुएशन गेस कर रहे हैं। भाई अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो आ जाएंगे और अभी तक नहीं आया, तो इसके पीछे पीछे क्या लॉजिक रहा होगा? तो हमने लिखा दे मे फॉरगेट द वे, मतलब ये हम गेस कर रहे हैं कि रास्ता भूल गए होंगे। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो कि वो रास्ता ही भूल गए हो, तो ये तो उसका रिजल्ट है, नहीं आ पाना उस समय तक जब एक्सपेक्टेड था, तो रिजल्ट है। अब इस रिजल्ट का रीजन क्या है ये हम गेस कर रहे हैं। अब रीजन तो कई हो सकते हैं। भाई मान लो कोई पर्सन इसलिए नहीं आया कि उसके रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, या इसलिए नहीं आ पाया जाम में फंस गया, या इसलिए नहीं आ पाया कि उसका मन ही बदल गया, मन बदल गया, अपना कहीं और निकल गया, कहा तुम्हारे पास आएंगे, चला गया कहीं और है। या वास्तव में हो सकता है यही वजह रही हो, रास्ते भूल गया हो। तो अब अगर कोई पर्सन नहीं आया है तो उसकी कई वजह हो सकती हैं, एक पॉसिबिलिटी हम गेस कर रहे हैं। तो ये जो पॉसिबिलिटी हम गेस कर रहे हैं, अगर ये सच भी हो तो ये परफेक्ट स्टेट में होगी क्योंकि उसका रिजल्ट आ चुका है। तो अगर ये परफेक्ट स्टेट की एक्शन को हम गेस कर रहे हैं तो परफेक्ट फॉर्म लिखो, हैव फॉरगॉटन। तो अगर हम कभी किसी ऐसे एक्शन को गेस करें जिसका रिजल्ट साथ में ही लिखा हो तो उसको परफेक्ट फॉर्म में लिखा करो। तो हम लिख देंगे दे मे हैव फॉरगॉटन द वे बट वी आर नॉट श्योर। अच्छा, अगर मान लो हमें पता ही हो कि ना उनकी गाड़ी खराब हुई है, ना वो जाम में फंसे हैं, ना उनका मन बदला है, वो रास्ते में रास्ते भूल गए, तो फिर हम क्या करें? हाँ, में हट जाएगा, ठीक है, तो ये फैक्ट बन जाएगा, दे हैव फॉरगॉटन द वे, क्योंकि तब वो फैक्ट हो जाएगा, फिर वो गेस नहीं रहेगा। अभी जब तक गेस है तब तक मैं के साथ लिखो। अब देखो, कोई पर्सन अब्सेंट है तो इसलिए वो बीमार पड़ जाएगा, ठीक है, या कोई पर्सन बीमार है, ठीक है, इसलिए वो अब्सेंट हुआ है। मतलब हमें ये पता करना है कि कौन सा ओरिएंटेशन सीक्वेंस सही है। ये मान लो सीक्वेंस है ए और ये सीक्वेंस है बी, तो हमें पता करना है कि इन इवेंट्स को अगर हम सीक्वेंसाइज करें तो इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, ए या बी। उसी तरीके से इनका भी करना है कि कोई पर्सन केयरलेस है इसलिए बीमार पड़ जाएगा, या बीमार है इसलिए केयरलेस हो गया, इनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए? मुझे लग रहा है कुछ भी हो सकता है। भाई आदमी बीमार होता है तो फिर वो इतना अलर्ट नहीं रह पाता, ठीक है, आदमी बीमार होता है तो उसका शरीर और दिमाग साथ देता नहीं, तो वो केयरलेस हो गया, तो ये भी सिचुएशन हो सकती है। और केयरलेस है, ध्यान नहीं रखता, तो चांसेस है फिर ये बीमार पड़ेगा किसी दिन, तो ये भी हो सकता है।
आप यहाँ पे क्या है, दोनों सिचुएशन हो सकते हैं, तो अगर दोनों सिचुएशन हो सकती है तो जो लिखा होता है उसको सही माना करो। मतलब अगर तुम्हें किसी बात को गलत कहने का लॉजिक ना हो तो जो लिखा होता है उसको सही माना करो। जब उसको गलत कहने का लॉजिक हो तभी गलत कहा करो। मतलब ये नहीं कि तुम्हारे मन में आया तो तुमने गलत कह दिया। अगर वास्तव में कोई वजह है गलत होने की तभी कहा करो। तो अब हमें पता है ये अभी कोई भी पॉसिबिलिटी सिचुएशन हो सकती है, तो अगर दोनों ही हो सकती है तो इस सिचुएशन में हम ये मान के चलेंगे कि ये वाली है, ये वाली नहीं है। अगर वो वाली होती तो हम मे हैव फॉलन लिखते। अब ऐसा कोई कॉन्टेक्स्ट हमारे पास है नहीं कि हम जान पाए कौन सी सिचुएशन है, तो जो लिखा उसको सही मान लो। लेकिन यहाँ पे हमें पता है कि कोई पर्सन जो अब्सेंट होगा वो बीमार पड़ेगा, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि जो बीमार है वो अब्सेंट पड़ जाएगा, हालांकि जो बीमार है वो अब्सेंट हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही सीक्वेंस काम कर सकता है, इसकी वजह से ये हो, इसकी वजह से वो नहीं होगा। तो अगर वो उसकी वजह से ये होगा तो ये तो रिजल्ट है, ही इज अब्सेंट, तो ये तो फैक्ट है कि वो अब्सेंट है। तो अगर वो अब्सेंट है तो इसका मतलब ये काम हो गया होगा फिर तो। अगर हो गया होगा तो परफेक्ट हम। क्या होगा इस दुनिया का, की पॉसिबिलिटी गेस करें तो फिर मे हैव के साथ थर्ड फॉर्म लिखा करो। टू रेफर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ द कंप्लीशन ऑफ एन एक्शन यूज मे हैव प्लस थर्ड फॉर्म। रिवीजन वगैरह करते रहना, जब क्लास में कुछ पूछा जाता है ना तो उसको बताया करो, समझे। इसके जैसे नहीं, चंपू के जैसे 5 6 कॉन्सेप्ट याद नहीं कल के। अब कल पूछूं बेटा बताइए, ठीक है। हाँ, तो ये मे हो गया, हमारा कैन हो गया, यूज टू हो गया, नीड डेयर हो गया। बाकी मॉडल्स अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। बाकी आज के लिए बाय।